All right, friends, I hope you people are doing great. My name is Ankit Bharadwaj. This video is specifically for class 11 ISC BST स्टूडेंट. जितने भी बिजनेस स्टडीज़ वाले स्टूडेंट हैं ISC बोर्ड के क्लास 11 के, उनके लिए वीडियो है. फ्रेंड्स, मैं आपके लिए ना एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ लेके आया हूँ. सरप्राइज़ क्या है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊँगा. पहले तो मैं आपको ये बताऊँगा कि मैं आपको ये सरप्राइज़ देने क्यों वाला हूँ. फ्रेंड्स, मेरे बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझे बताया कि सर हम लोग पूरा BST पढ़ तो चुके हैं, बट सर रिवीजन इज़ अ बिग चैलेंज. मतलब टॉपिक रिवाइज कैसे करिए समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इतना टाइम कंज्यूमिंग और बोरिंग है. बुक से पढ़ते हैं तो ऐसे नींद आने लग जाता है. तो कोई आप इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करिए. तो मैंने सोल्यूशन ढूंढ लिया फ्रेंड्स, और आई एम 100% श्योर कि ये सोल्यूशन ना आपको भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है. पता है सरप्राइज़ क्या है? मैंने आपके पूरे सिलेबस का, क्लास 11 ISC बिजनेस स्टडीज़ का पूरा टॉपिक का रैपिड रिवीजन, वन शॉट रिवीजन डिज़ाइन किया है. जी हाँ, एक वीडियो में आप पूरा का पूरा अपना सिलेबस जो है वो रिवाइज कर सकते हो फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड. पूरा का पूरा टॉपिक्स आपको एक ही वीडियो में मिलने वाला है, और साथ ही साथ आपको इन टॉपिक्स के नोट्स भी मिल जाएंगे. तो नोट्स कैसे मिलेंगे आपको? कमेंट सेक्शन में लिंक वगैरह मिल जाएगा, तो नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हो. तो फ्रेंड्स, अगर आपका टॉपिक रिवाइज नहीं हुआ है और आपको लग रहा है रिवीजन इज़ अ बिग चैलेंज फॉर यू, तो आप लोगों के लिए वीडियो है फ्रेंड्स. आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना, बहुत अच्छे से सुनना, देखना. एक वीडियो में पूरे कॉम्प्रिहेंसिवली मैंने अपनी तरीके से पूरी कोशिश की है कि आप पूरा का पूरा टॉपिक आप अच्छे से रिवाइज कर पाओ. ये वीडियो को अच्छे से देखना, अच्छे से सुनना, देखना. आपके सारे के सारे टॉपिक आपको रिकॉल हो जाएंगे. थैंक यू सो मच. हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अंकित भारद्वाज एंड आई होप यू पीपल आर डूइंग ग्रेट. तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है ना वन शॉट रिवीजन करेंगे ऑफ द चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट. तो देखिए, इस पर्टिकुलर लेक्चर में ना एक बार में हम लोग पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट जो चैप्टर है कैसे रिवाइज करेंगे मैं आपको दिखाऊंगा. तो चलिए, आई एम श्योर यू मस्ट बी एक्साइटेड. तो हम लोग फटाफट ये चैप्टर चलिए रिवाइज कर लेते हैं. सबसे पहले जो हम बिजनेस एनवायरनमेंट का बात करेंगे, लेट्स टॉक अबाउट डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट? तो एक बार रीड कर लेते हैं. बिजनेस एनवायरनमेंट इज aggregate of all condition, events and influences that surrounds and affects the business organization. मतलब आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जितने भी कंडीशन, इवेंट्स और इन्फ्लुएंसेस सराउंड करते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट. अब आप पूछेंगे सर कंडीशंस का मतलब क्या होता है? कंडीशंस का मतलब होता है हालात, इवेंट्स का मतलब होता है आयोजन, और इन्फ्लुएंसेस का मतलब होता है प्रभाव. तो आपके बिजनेस को जो भी हालात, आयोजन और प्रभाव, मतलब कंडीशन, इवेंट्स और इन्फ्लुएंसेस जो सराउंड कर रहे हैं ना आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, उसका अग्रीगेट या फिर उसका सम को ही अपने क्या बोलते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट. समझ में आया? आइए हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट का फीचर पढ़ते हैं. सबसे पहले टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. देखिए क्या होता है ना, जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ना, वो उसका नेचर क्या है? अग्रीगेट है. कोई भी एक चीज़ बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं है. बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ कॉम्बिनेशन एंड अग्रीगेट ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स. बहुत सारी चीज़ों को मिला के बिजनेस एनवायरनमेंट बनता है. मैंने डेफिनेशन में ही बताया था कि जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट बोलेंगे तो इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट कंडीशन, इवेंट्स एंड इन्फ्लुएंसेस. मतलब क्या हालात है और उन हालातों को से क्या इवेंट्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, और उसके बाद उन इवेंट्स का क्या प्रभाव पड़ रहा है या इन्फ्लुएंस पड़ रहा है. जैसे मान लीजिए कंडीशन, मान लीजिए ऐसा सिचुएशन है, कोरोना वायरस का सिचुएशन है, ठीक है. उससे इवेंट्स क्या हो रहा है, उसका रिलेशन क्या हो रहा है, उसका इवेंट उससे रिलेटेड ये हो रहा है कि देखिए ना, गवर्नमेंट का गाइडलाइंस आ गया. गाइडलाइंस क्या आ गया कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके चलना है, आपको मास्क लगाना है, आपको सैनिटाइजर्स यूज़ करना है, ठीक है, आपको मासेस में इकट्ठा नहीं होना है, ठीक है. ये सब चीज़ हुआ. लॉकडाउन भी अपना गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था और पूरा वर्ल्ड में लॉकडाउन हुआ था, आपको सबको पता है. तो ये सब इवेंट्स हुए कोरोना वायरस के आने से, और उसका इन्फ्लुएंस क्या पड़ा? इन्फ्लुएंस हम लोग की लाइफ में पड़ा ऑब्वियसली. जैसे हम लोग के लाइफ में क्या पड़ा, हम लोग को फेस टू फेस बैचेस को एक बार बंद कर देना पड़ा. बहुत सारे बिजनेसेस बंद हुए, बहुत सारे लोगों को मतलब बहुत डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी इस पैंडमिक की वजह से. कुछ पॉजिटिव चेंजेस भी आए. जो कंपनीज मास्क और सैनिटाइज़र बना रही थी उनको बहुत प्रॉफिट हुई. तो ये सब क्या हो, ये बेसिकली ये कंडीशन, इवेंट्स और जो इन्फ्लुएंसेस है ना, यही आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट है, ठीक है. तो मैंने आपको क्या बताया कि यही पहला जो पॉइंट हम लोग पढ़ रहे थे फीचर्स का, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. मैंने क्या बताया कि बिजनेस एनवायरनमेंट एक चीज़ नहीं है. बिजनेस एनवायरनमेंट इज अग्रीगेट ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है. बहुत सारे फैक्टर्स को मिला के क्या बनता है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट. दूसरा देखिए, सेकंड पॉइंट इज जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस. देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट में दो फोर्सेज होती है. एक होती है जनरल फोर्सेज, एक होती है स्पेसिफिक फोर्सेज. जनरल फोर्सेज क्या है? देखिए क्या लिखा हुआ है,
इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एक्सेट्रा विच इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस बिजनेस एनवायरनमेंट। देखिए आपके बिजनेस के आसपास बहुत ही इकोनॉमिक, बहुत सारे इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल मतलब फोर्सेज होती है जो आपके बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट तो नहीं करती लेकिन इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है। जैसे मान लीजिए इकोनॉमिक, मान लीजिए कि कोई आपका कस्टमर है जिसका परचेजिंग पावर है, मान लीजिए आपका, अगर मान लीजिए आपके सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट है, सबके हाथ में जॉब्स है, तो ऑब्वियसली उनका परचेजिंग पावर ज़्यादा होगा, तो लोग कोई भी चीज़ खरीदते टाइम ज़्यादा सोचेंगे नहीं कि उनको स्पेंड करना है कि नहीं करना है। ये अगर मान लीजिए आप ऐसे जगह बिजनेस कर रहे हो जहाँ का इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं आपका बिजनेस को अफेक्ट करेगा। सोशल भी देखिए माइंडसेट लोगों का कि इस चीज़ में स्पेंड करना है कि नहीं करना है। पॉलिटिकल अगर इंटरवेंशन हुआ, बहुत जगह इन्वॉल्वमेंट हुआ, तो आपके बिजनेस पे ये चीज़ भारी पड़ सकती है। तो ये सब फैक्टर्स जो है ना बिजनेस को इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। और स्पेसिफिक फोर्सेज वो फोर्सेज होती है जो आपको बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। जैसे मान लीजिए इसमें एग्जांपल में क्या हो गया, इन्वेस्टर्स हो गए, आपके कस्टमर्स हो गए, आपके कंपटीटर्स हो गए, आपके सप्लायर्स हो गए, ये सब क्या स्पेसिफिक फोर्सेज में आते हैं। थर्ड क्या पॉइंट है, थर्ड इज इंटर रिलेटेडनेस। देखिए बिजनेस इन्वायरमेंट में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं और वो सारे एलिमेंट्स जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, जैसे मान लीजिए अचानक से अगर लोग मान लीजिए हेल्थ कॉन्शियस हो गए, मान लीजिए मैं ही बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गया, आप भी बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए, और ये पैंडमिक में ऐसा हुआ ही है, हम लोग अपने हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, अपने इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा हम लोगों ने ध्यान दिया, राइट। तो इससे क्या हुआ, जितने भी हेल्थ केयर प्रोडक्ट हैं और हेल्थ केयर इंडस्ट्री को ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ इससे। क्योंकि अगर आप मान लीजिए हेल्थ कॉन्शियस होंगे तो ऑब्वियस सा बात है आप बहुत ही हेल्दी चीज़ों का सेवन करेंगे, हेल्दी चीज़ों को कंज्यूम करेंगे, तो इससे क्या होगा, हेल्थी प्रोडक्ट्स जो है ना उसका सेल बढ़ जाएगा। तो ये एक आपको एग्जाम्पल दिया। कॉम्प्लेक्सिटी, देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है नेचर में, क्योंकि इसमें बिजनेस एनवायरनमेंट में ना बहुत सारे इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स होते हैं, और ये सारे जो इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स होते हैं ना वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और वो रेगुलरली चेंज होते रहते हैं, जिसके कारण ना कभी भी हम लोग ये नहीं बोल सकते कि बिजनेस एनवायरनमेंट फिक्स है, कॉम्प्लेक्स है, इट्स नॉट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इट्स रियली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। और क्योंकि इसको समझना इतना मुश्किल इसलिए कि ये कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, ठीक है। अगर ये पॉइंट सिमिलर है, डायनामिक मतलब देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट जो है ना स्टैटिक नेचर का नहीं है, कहने का मतलब फिक्स नहीं है, वो हमेशा चेंज होता रहता है। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मान लीजिए कि आपके बिजनेस कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके जो बिजनेस का जो मार्केट है उसमें फिक्स प्लेयर्स ही खेलेंगे, हो सकता है बहुत सारे न्यू पार्टिसिपेंट इंटर हो जाए, नए कॉम्पिटिटर्स इंटर हो जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो कस्टमर है उनका टेस्ट और प्रेफरेंस रेगुलर इंटरवल में क्या होता है, बदलता रहता है, तो ये भी एक तरह का आपके लिए चैलेंज है। तो कहने का मतलब है बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है डायनेमिक इन नेचर होता है, हमेशा चेंज होता रहता है। रिलेटिविटी, देखिए क्या होता है ना, जो हर एक जगह का बिजनेस एनवायरनमेंट अलग होता है, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट डिपेंड करता है, वो चेंज होता है रीजन टू रीजन। आपको पता ना, अब हमें पर्टिकुलरली इंडिया के बारे में बात करूंगा, इंडिया क्या हम लोग की डाइवर्स कंट्री है, राइट। और कोई ज़रूरी नहीं है कि जो वेस्ट बंगाल में जिन लोगों का माइंडसेट है, जो माइंडसेट है लोगों का, वो साउथ इंडिया में भी हो, या ईस्ट इंडिया में भी हो, या नॉर्थ इंडिया में भी हो। इंडिया खुद एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड कंट्री है, तो ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ना, आप देखिएगा, देखिए महाराष्ट्र में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे ना लोगों का माइंडसेट जो है ना बहुत बिजनेस ओरिएंटेड है, लेकिन अगर आप वेस्ट बंगाल में आएंगे तो लोगों का माइंडसेट जो है इंटेलेक्चुअलिटी की तरफ ज़्यादा है। तो ठीक है, तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा महाराष्ट्र में, तो वहाँ का बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। अगर आप वेस्ट बंगाल या फिर उड़ीसा टाइप के स्टेट्स का बात करोगे तो वो लोग क्या इकोनॉमिकली थोड़े से बैकवर्ड है, लेकिन यहाँ पे आर्टिस्टिक कल्चर ज़्यादा चलता है, यहाँ पे आर्टिस्ट ज़्यादा पैदा होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरह का बिजनेस एनवायरनमेंट है, ठीक है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट मैंने क्या करा, रिलेटिवली चेंज होता रहता है जगह से जगह। अब एक और एग्जांपल है, जैसे आप देखिएगा वेस्ट बंगाल की स्वीट्स का काफ़ी फेमस है, तो अगर आप महाराष्ट्र जाएंगे तो वहाँ के स्पाइसी फूड ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पे भी देखिए ये टेस्ट में भी लोगों का ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, समझे। वैसे बिजनेस एनवायरनमेंट भी बहुत डिफर करता है दोनों जगह का। फिर मैंने आपको क्या बताया, अनसर्टिनिटी। देखिए क्या होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट ना हाईली अनसर्टेन है, और बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रेडिक्ट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि इट्स एन इम्पॉसिबल टास्क, बट इट इज़ एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि क्या होता है रेगुलर इंटरवल में टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होता है, कस्टमर का जो प्रेफरेंसेस है, टेस्ट है, कस्टमर की प्रायोरिटी वगैरह है, वो चेंज होती रहती है। तो हमेशा आपका प्रोडक्ट भी फिक्स नहीं हो सकता, आपको प्रोडक्ट रेगुलर इंटरवल में चेंज लाते रहना पड़ेगा आपके प्रोडक्ट में। मल्टी डायमेंशनल, देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत सारे डायमेंशन होते हैं, जिसके एक माइक्रो है, एक दूसरा मैक्रो एनवायरनमेंट है। नेक्स्ट है म्यूचुअल डिपेंडेंस। म्यूचुअल डिपेंडेंस का मतलब क्या होता है, देखिए जितने भी बिजनेस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स हैं ना वो क्या है, इट्स काइंड ऑफ इंटर रिलेटेड, इंटर डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। और जितनी भी इकोनॉमिक फोर्सेज होती है वो क्या करती है, नॉन इकोनॉमिक फोर्सेज को क्या करती है, अफेक्ट करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज डाइवर्सिटी। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, डाइवर्सिटी, ठीक है।
बिजनेस इन्वायरमेंट जो है ना आपका वो है डाइवर्स नेचर का है। डाइवर्स नेचर का मतलब क्या होता है कि सेम नहीं है, इट चेंजेस फ्रॉम रीजन टू रीजन एंड फ्रॉम प्लेसेस टू प्लेसेस, ठीक है। और आप देखिएगा कि मतलब आप, अगर मैं इंडिया की स्पेसिफिकली बात करूँ, जैसा मैंने आपको बताया था, आप नॉर्थ ईस्ट पोर्शन में जाओगे तो वहाँ के लोगों का टेस्ट प्रेफरेंस रहने का तरीका अलग है। अगर आप साउथ इंडिया में जाओगे तो साउथ इंडियन पीपल जो है वो लोग थोड़े अलग ढंग से रहते हैं, उनका खाना पीना अलग है, उनका प्रायोरिटीज़ चीज़ों को लेके अलग है, समझ में आया। तो अगर आप, कोई अगर मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन अगर नॉर्थ इंडिया में काम करे तो उनका काम करने का तरीका थोड़ा अलग होगा, और साउथ इंडिया में करेगी थोड़ा अलग होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम ही तरीके से काम हो, इसीलिए मैंने क्या कहा था, बहुत डाइवर्स नेचर का होता है बिजनेस इन्वायरमेंट। नॉन कंट्रोलेबल, अब जैसे मान लीजिए कि बिजनेस इन्वायरमेंट जो फैक्टर्स होते हैं और जो फोर्सेस होते हैं वो सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल के बाहर होते हैं। आप ज़रूरी नहीं कि आप एज ए ऑर्गेनाइजेशन आप कितने भी मैनेज्ड हो, आपके लिए पॉसिबल ही नहीं, सिंपली इम्पॉसिबल कि आप सारे बिजनेस इन्वायरमेंट के फैक्टर्स और फोर्सेस को कंट्रोल कर लो, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या क्या रिवाइज कर लिए, हम लोग रिवाइज कर लिए बिजनेस इन्वायरमेंट का डेफिनेशन, और हम लोग क्या पढ़ लिए, बिजनेस इन्वायरमेंट का फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। फाइन, चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जो पढ़ेंगे दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है उसको पढ़ते चलिए। सबसे पहला पॉइंट है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। देखिए क्या होता है ना कि आपके बिजनेस के जो मैनेजर्स वगैरह होते हैं और जो सीईओ होते हैं, मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो भी लोग रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं ना, कॉन्स्टेंटली एंटिसिपेट करते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट को, और फिर वो लोग क्या करते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट को देख के वो लोग क्या करते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन को बिजनेस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं। तो देखिए इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है। अगर मान लीजिए आप बिजनेस इन्वायरमेंट को तुरंत समझ गए और अपने आप को अकॉर्डिंगली चेंज कर पाए, तो हो सकता है आप उन प्रोडक्ट्स को बना पाएंगे जो कस्टमर डिमांड कर रहे हैं, या फिर बिजनेस इन्वायरमेंट आपको सिग्नल दे रहा है उस टाइप का प्रोडक्ट का कि सोसाइटी का ये डिमांड है। तो अगर आप वो पहले जाएंगे मार्केट में तो आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज बन सकते हैं। मैंने एग्जांपल भी दिया था जब रेगुलर क्लासेस कर रहे थे, तो कि जब कोरोना वायरस का टाइम आया था, जो बिजनेसमैन ये समझ गया कि आने वाला टाइम में मास्क और सैनिटाइजर्स का ज़रूरत पड़ेगा, उन्होंने ह्यूज स्केल में मैन्युफैक्चरिंग की, मास्क और सैनिटाइजर्स की, और कस्टमर को सही टाइम पे वो प्रोडक्ट पहुंचा दिया। इससे क्या हुआ, उनका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। अर्ली वार्निंग सिग्नल, देखिए कोई ज़रूरी नहीं कि आपको बिजनेस इन्वायरमेंट हमेशा आपको अपॉर्चुनिटी दे। बिजनेस इन्वायरमेंट आपको अपॉर्चुनिटी और थ्रेट दोनों बताता है। अब मान लीजिए कि मैंने बिजनेस इन्वायरमेंट का अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया और मैंने टाइम पे मास्क और सैनिटाइज़र बनाना स्टार्ट कर दिया। अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि पूरा ज़िंदगी भर लोग मास्क और सैनिटाइज़र को यूज़ करेंगे, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि अब जैसे मान लीजिए कि मैंने बहुत ज़्यादा मास्क और सैनिटाइज़र बना लिया, अचानक में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वैक्सीन आ गई कोरोना की। अब एक बात बताइए, जब कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी और जब लोगों को वैक्सीन लगने लग जाएगी, तो आपको लगता है कि उसके बाद क्या लोग मास्क और सैनिटाइज़र यूज़ करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो लोग क्या करेंगे, ग्रेजुअली मास्क और सैनिटाइज़र का प्रोडक्शन कम कर देंगे। तो ये जो सिग्नल है उनको बिजनेस इन्वायरमेंट से ही मिलता है। तीसरा देखिए कस्टमर फोकस। देखिए बिजनेस इन्वायरमेंट ये अपने को बताता है कि आप कुछ भी कर लीजिए, आपका जो कस्टमर है ना वही किंग है, ठीक है। तो आपको कस्टमर के अकॉर्डिंगली कस्टमराइज प्रोडक्ट्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका कस्टमर को आप रिटेन नहीं कर पाए, उनके उनके इच्छाओं का आप ध्यान नहीं रख पाए, तो आपका कस्टमर आप रिटेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, देखिए कोई भी जो मैनेजर होता है वो क्या करता है, बिजनेस इन्वायरमेंट को देख के सीखता है, बिजनेस इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को कोप अप करता है और उसके हिसाब से ही स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन करता है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि बिजनेस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉपिंग विद द चेंज। व्हाट डू यू मीन बाय कॉपिंग विद द चेंज? नॉट कॉपिंग विद द चेंज, रादर कोपिंग विद द चेंज। व्हाट डू यू मीन बाय कोपिंग विद द चेंज? आज मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आज के डेट में ना बोलते हैं ना दुनिया में परिवर्तन ही नियम है, गीता में भी ये चीज़ लिखा हुआ है कि परिवर्तन ही नियम है, वैसे ही बिजनेस इन्वायरमेंट भी है। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, रेगुलर इंटरवल पे चेंज होता रहता है। तो अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करना है लॉन्ग टर्म बेसिस पे, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपने आपको कॉन्स्टेंटली चेंज करना पड़ेगा एज पर द चेंज ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, एज पर चेंज ऑफ द सोसाइटी, एज पर चेंज ऑफ द कस्टमर नीड्स, ठीक है। तो ये जो बिजनेस इन्वायरमेंट है ना, ये हेल्प करता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को वो अकॉर्डिंगली अपने आप को अपडेटेड रखे और चेंज होते रहे और चेंज में कोऑपरेट करे, ठीक है। पब्लिक इमेज, आज देखिए जैसे आप देख पा रहे होंगे कि हम लोग का बिजनेस इन्वायरमेंट में एक जो हमारा इन्वायरमेंट है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको पता है ना, इन्वायरमेंट हम लोग का कोई बहुत अच्छा सिचुएशन में नहीं है, क्योंकि आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग जैसा इश्यूज़ है। ग्लोबल वार्मिंग का बहुत सारा रीजंस होता है। तो इसमें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, वो लोग क्या करती है ना, बहुत सारी कैंपेन्स रन करती है इन्वायरमेंट अवेयरनेस के लिए।
जिसका फ़ायदा हो बहुत पहुंचता है ऑर्गेनाइजेशन को, उससे ऑर्गेनाइजेशन का इमेज बहुत क्लीन होता है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि देयर आर लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो गो ग्रीन इनिशिएटिव से जुड़ी हुई है। वो लोग क्या करते हैं ना, पेपर वगैरह यूज़ नहीं करते, मतलब वो लोग सारा का काम टेक्नोलॉजी के थ्रू करते हैं। इससे क्या होता है, वो पेपर कम यूज़ करते हैं, जिससे पेड़ कटने में काफ़ी हद तक कंट्रोल है। लास्ट बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी होती है जो जैसे मान लीजिए वेमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करी, या फिर मान लीजिए चाइल्ड एजुकेशन के लिए काम करी, या फिर पोवर्टी को हटाने के लिए काम करी, या फिर हंगर को किल करने के लिए काम करी है, लोगों को फीड करती है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब बिजनेस एनवायरनमेंट से तो उनको पता चलता है सारा का सारा चीज़, जिससे क्या हो रहा है, ये सब काम करने से ना उनका ब्रांड इमेज भी इम्प्रूव हो रहा है, और लोगों के प्रति उनका जो सम्मान है और इज्जत है वो भी बढ़ रही है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज कंटिन्यूस लर्निंग। कंटिन्यूस लर्निंग का मतलब क्या, देखिए ऐसा नहीं कि आज आप बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ गए और दैट्स इट। बिजनेस एनवायरनमेंट कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, तो अगर आप रेगुलरली लर्न नहीं करेंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट को समझेंगे नहीं, तो आप कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएंगे और फिर बिजनेस में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ अ डे टू डे अफेयर। बिजनेस एनवायरनमेंट को आपको समझना है, तो आपको हर सेकेंड हर पल उससे जुड़ा रहना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा भी अपना मान लीजिए कम्युनिकेशन उससे दूर किए, आप इन्वायरमेंट में ध्यान नहीं दिए, यू विल बी आउट ऑफ द मार्केट। जैसे नोकिया के साथ वो आपको पता ही है, नोकिया के पास सब कुछ था, लेकिन उन्होंने क्या किया, जो एंड्रॉयड जो चीज़ दे रहा था उन चीज़ों से वो एक बार के लिए, बिकॉज नोकिया वॉज अ वेरी सक्सेसफुल कंपनी, बट थोड़ा सा वो लोग क्या किए, अपनी जगह से भटके वो लोग मार्केट से आउट हो गए। समझ में आया। नेक्स्ट चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। अभी हम लोग क्या पढ़ लिए, हम लोग क्या क्या तीन चीज़ पढ़ लिए हम लोग। बिजनेस एनवायरनमेंट का डेफिनेशन रिवाइज कर लिए, फिर हम लोग क्या पढ़ लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ लिए, और हम लोग क्या पढ़ लिए, हम लोग पढ़ लिए इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। आई होप आप अभी तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, सारे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट का दो पार्ट होता है, एक होता है आपका माइक्रो एनवायरनमेंट, एक होता है मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है, क्या लिखा हुआ है देखिए, इट रेफर्स टू दोज इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स विच एक्सरसाइज अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन वर्किंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट जितने भी इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट में दो फैक्टर्स होते हैं, एक होते हैं इंटरनल फैक्टर्स, एक होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स वो होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं और जिनको कंट्रोल किया जा सकता है, और एक्सटर्नल फैक्टर्स वो होते हैं जो बिजनेस के बाहर होते हैं और उनको कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है, मतलब कई हद तक पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते चलिए, कौन कौन से ऐसे इंटरनल फैक्टर्स है जो अपना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करता है। पहला है कॉर्पोरेट कल्चर। देखिए whenever I am talking about corporate culture, I am talking about three things. One is values, one is belief, and the third one is attitude. आपकी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ना कुछ वैल्यूज़ होंगे। देखिए आप टाटा को देखेंगे तो टाटा का वैल्यूज़ क्या है, वो लोग अपने आप को कभी भी कोई ऐसा बिजनेस में इंगेज नहीं करते जो सोसाइटी के लिए मतलब पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट कोई वो बिजनेस नहीं करते। उनका कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं होता, जैसे सिगरेट, अल्कोहल, ऐसी कोई चीज़ को वो लोग क्या करते हैं, इंडोर्स नहीं करते। ठीक है। बिलीफ क्या उनका, उनका बिलीफ है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन को न सिर्फ वेल्दी बनाना बल्कि सोसाइटी को भी वेल्दी बनाना। और उनका एटीट्यूड क्या है ना, टाटा ने हमेशा क्या है ना, लीडर्स पैदा किए हैं। आप रतन टाटा को देख लीजिए, जमशेदजी टाटा को देख लीजिए, सारे जो इतने भी इनके लीडर्स हैं ना, उनका एटीट्यूड लगभग एक ही टाइप का है। उनका एटीट्यूड है सोशल अवेयरनेस करना, अपने ब्रांड बिल्डिंग करना, वैल्यूज़ को इन्हांस करना। ठीक है। देखिए मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, देखिए आपका ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या, अल्टीमेटली आप क्या चाहते हो, ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव का मतलब हो गया कि आपका पर्पस क्या है। ठीक है। तो बिजनेस फिलॉसफी आप इसको बोल सकते हैं मिशन को। ये बेसिकली क्या क्या चीज़ आ जाती है इसके अंदर, पहले आता है आपका प्रायोरिटीज़ क्या है, फिर आपका बिजनेस स्ट्रैटेजीज़ क्या है, आप क्या प्रोडक्ट बना रहे हो, आपका मार्केट स्कोप क्या है, ये सब सारा का सारा चीज़ मिशन एंड ऑब्जेक्टिव से डिटर्मिन होता है। ठीक है। आपका टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर इज़ द थर्ड पॉइंट। देखिए आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कितने लोग हैं, कौन है। ठीक है। आपके जो मैनेजमेंट है उसमें कितने प्रोफेशनल्स हैं। ठीक है। और वो किस टाइप का बिजनेस डिसीजन ले रहे हैं, कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, इन चीज़ों के बारे में बात करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं ना आपके, ये इंटरनल फैक्टर्स को, इंटरनल इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है। आपका ऑर्गेनाइजेशन का पावर स्ट्रक्चर क्या है, मतलब पावर किसके पास है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है, सीईओ के पास है, उनका कम्युनिकेशन कैसा है, उनका रिलेशनशिप कैसा है, ये भी बहुत मैटर करता है। कंपनी अपना इमेज और अपना ब्रांड बिल्डिंग के लिए कितना मेहनत करता है, उनके लिए ब्रांड बिल्डिंग और अपना इमेज कितना मैटर करता है, क्योंकि जितना बेटर आपका ब्रांड बिल्डिंग होगा, जितना बेहतर आपका इमेज होगा, उतना ही आसानी होगा आपके लिए इन्वेस्टर से फंड्स लेना और साथ ही साथ अलाइंसेस को फॉर्म करना।
फिर ह्यूमन रिसोर्सेज कैसा है, मतलब आप अपने आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ उनको कितना वैल्यू करते हो, उनका ट्रेनिंग करते हो, डेवलपमेंट करते हो, उनके ग्रीवेंसेस को एड्रेस करते हो कि नहीं, ठीक है। तो ये तो अभी तक हम लोगों ने रिवाइज कर लिया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट चीज़ पढ़ते हैं। अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, हम लोग पढ़ लिए डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, फिर हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा, फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, फिर हम लोगों ने पढ़ा जो आपका डायमेंशन है बिजनेस एनवायरनमेंट, इसमें हम लोगों ने पढ़ा मैक्रो और मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि वो फैक्टर्स जो कि ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि इंटरनल फोर्सेस क्या होती है और एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होती है। इंटरनल फोर्सेस जो होती है या इंटरनल इन्वायरमेंट बोल सकते हैं, जो बिज़नेस के अंदर ही होते हैं और वो बिज़नेस को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, और जो एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं ना, बिज़नेस के बाहर होते हैं, उनको कंट्रोल किया नहीं जा सकता। मैंने ये भी आपको बताया कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो इंटरनल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये सब हम लोगों ने फटाफट रिवाइज भी कर लिया। नेक्स्ट चलते चलिए पेस्टल एनालिसिस की तरफ। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पेस्टल एनालिसिस क्या है। लिखा हुआ है पेस्टल एनालिसिस इज अ सिंपल एंड वाइडली यूज टूल sorry that helps in analyzing political, economic, social and technological, legal and ecological changes in the business environment। अगर सिंपल लैंग्वेज में आप मेरे से पूछेंगे कि पेस्टल एनालिसिस क्या है, तो पेस्टल एनालिसिस एक ऐसा टूल है जिससे हम लोग क्या क्या चीज़ एनालाइज करते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट का पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड इकोलॉजिकल चेंजेस को हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। देखिए ये जो पेस्टल है ना, ये एक्चुअली अब्रीविएशन है। पी स्टैंड करता है पॉलिटिकल से, सॉरी ई स्टैंड करता है इकोनॉमिक्स से, एस स्टैंड करता है सोशल से, टी स्टैंड होता है टेक्नोलॉजिकल, एल स्टैंड करता है लीगल से, और ई स्टैंड करता है इकोलॉजिकल से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पॉलिटिकल पढ़ते हैं। पॉलिटिकल में क्या लिखा हुआ है देखिए, द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स गवर्नमेंट पॉलिसीज, स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, आइडियोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन द पावर। देखिए जब हम लोग किसी भी बिजनेस का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का बात करें ना, तो पेस्टल एनालिसिस में हम लोग उसका पॉलिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं। इसमें क्या आता है, देखिए गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज़ बना रहा है, गवर्नमेंट का माइंडसेट क्या है, गवर्नमेंट का आइडियोलॉजी क्या है, गवर्नमेंट का स्टेबिलिटी क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे ना। तो जब हम लोग एनालिसिस करेंगे, आई विल बी टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल इन्वायरमेंट या फिर पेस्टल एनालिसिस का पॉलिटिकल पॉइंट सॉरी इकोनॉमिक पॉइंट पढ़ते चलिए। द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ डिस्पोजेबल इनकम, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, बिजनेस साइकिल एंड कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। मान लीजिए जब भी हम कोई भी इंडिविजुअल का या फिर कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का डिस्पोजेबल इनकम के बारे में बात करें, इन्फ्लेशन के बारे में बात करें, इंटरेस्ट रेट्स के बारे में बात करें, बिजनेस साइकिल्स के बारे में बात करें, मार्केट का कॉम्पिटिटर्स वगैरह के बारे में बात करें, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक पॉइंट। सोशल में क्या क्या चीज़ आ सकता है, आपका जो जहाँ आप बिजनेस कर रहे हो वहाँ का एरिया का जो साइज़ और कॉम्पोजिशन है पॉपुलेशन का, वहाँ का सोशल मोबिलिटी क्या है, उनका इनकम डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उनका लाइफस्टाइल क्या है, एजुकेशन लेवल्स क्या है, वर्किंग एटीट्यूड्स क्या है, हैबिट्स क्या है, कस्टम्स क्या है, बिलीफ्स क्या है, ट्रेडिशंस क्या है, इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट सोशल। टेक्नोलॉजिकल का मतलब क्या है कि जहाँ पे आप काम करें वहाँ का नेचर ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का रेट क्या है, वहाँ पे क्या न्यू डिस्कवरीज होती है, रिसर्च में एक्सपेंडिचर कितना करते हैं वहाँ पे लोग, वो सब चीज़ों के बारे में बात करें। दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजिकल पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है लीगल। आई एम सॉरी, लीगल क्या लिखा हुआ है, जब भी किसी पर्टिकुलर बिजनेस एनवायरनमेंट का हम लोग मान लीजिए वहाँ पे लॉज जो प्रिवेल करते हैं वो किस नेचर के हैं, वहाँ के लेबर्स, कंज्यूमर्स, कंपटीशन, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के ऊपर आपका किस तरह का लॉज बना हुआ है, उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट लीगल थिंग। इकोलॉजिकल का मतलब होता है कि दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट नेचुरल फैक्टर्स, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं वहाँ का नेचुरल फोर्सेस, यानी कि क्लाइमेट, इंडस्ट्री का आपके इन्वायरमेंट में क्या इफेक्ट है, ठीक है, वहाँ का पोल्यूशन लेवल क्या है, इन चीज़ों के बारे में बात करें। दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट इकोलॉजिकल। तो मैंने आपको क्या बताया, पेस्टल एनालिसिस इज अ काइंड ऑफ टूल जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपने बिजनेस एनवायरनमेंट का पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल और इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट का हम लोग एनालिसिस करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है पोर्टल 5 ऑफ फैक्टर एनालिसिस। देखिए ये जो प्रोफेसर माइकल पोर्टर थे उन्होंने 5 फैक्टर्स दिया था, ठीक है। इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखिए, इट इज़ अ सिंपल एंड पावरफुल टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग competitiveness of business environment and for identifying the strategies potential profitability। देखिए क्या है ना कि इस पर्टिकुलर टू माइकल पोर्टर ने 5 फैक्टर्स दिया था। बेसिकली एक ऐसा टूल है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं,
कोई भी आपका बिजनेस इन्वायरमेंट का कॉम्पिटिटिव नेचर को या फिर कॉम्पिटिटिवनेस को हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और फिर हम लोग देखते हैं उससे रिलेटेड जो हम लोग स्ट्रैटेजी बना रहे हैं वो कितना प्रॉफिटेबल है, उसका पोटेंशियल को हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है। जो माइकल पोर्टर थे जिन्होंने पोर्टर्स 5 फैक्टर्स दिया था, उन्होंने टोटल 5 फैक्टर्स दिया था जो नेचर ऑफ कंपटीशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिटरमिन करता है। पहला है थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंस टू द मार्केट, दूसरा है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, तीसरा है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, चौथा है थ्रेट्स ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स, और नेक्स्ट क्या था, डिग्री ऑफ कंपिटिटिव राइवलरी। तो थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंस में क्या दिया हुआ है, पहला फैक्टर इसमें लिखा हुआ है, if the industry is profitable it tends to attract new entrants in an industry brings new capacity and desire to gain market share. As more firms enter in the market, rivalry increases and profitability of the firm will fall to that point where there is no incentive for new firms to enter the industry. It is essential for existing organization to enter the market to determine new entrants. If the barriers to entry are low, then the threats of the new entrants will be high and vice versa. Barriers in entry arise due to economies of scale, high capital requirement, brand loyalty etc. देखिए सीधा सीधा एक ही बात बोल रहा है कि जब भी कोई मार्केट नया होता है तो प्रॉफिटेबल होता है तो उसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट एंटर करते हैं या न्यू एंट्रेंट्स इन द मार्केट। फिर धीरे धीरे क्या होता है, ज़्यादा पार्टिसिपेंट होने के कारण ना मार्केट का जो प्रॉफिटेबिलिटी है ना लोगों में बंटने लग जाता है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे मार्केट कम प्रॉफिटेबल होता रहता है। तो इसीलिए क्या, कोई भी इंडस्ट्री को अगर आपको प्रॉफिटेबल बनाना है और लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिटेबल बनाना है तो ऑर्गेनाइजेशन का ये दायित्व बनता है, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो लोग क्या करें, न्यू प्लेयर्स का एंट्री को बैरियर लगा दे। इससे क्या होगा कि कम पार्टिसिपेंट्स अगर मार्केट में रहेंगे तो उनका भी प्रॉफिटेबिलिटी का शेयर बरकरार रहेगा और फिर क्या वो इंडस्ट्री भी क्या रहेगा, उसका इंडस्ट्री का भी चार्म रहेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, सेकंड फैक्टर है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। देखिए किसी भी मार्केट में अगर जितने कम सप्लायर होंगे ना उनका बार्गेनिंग पावर सप्लायर्स का ज़्यादा रहेगा, क्योंकि देखिए अगर ज़्यादा सप्लायर्स आ जाएंगे उससे क्या होगा, कस्टमर के पास ऑप्शन आ जाएगा और कस्टमर के पास अगर ऑप्शन आ जाएगा तो वो क्या करेगा, बहुत ही ईजिली चीज़ों का बार्गेनिंग कर लेगा। इसके कारण क्या होगा, सप्लायर्स का प्रॉफिट शेयर कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। और बायर्स के बारे में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए कस्टमर्स कितने होते हैं ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, इफ द बार्गेनिंग पावर ऑफ द कस्टमर इज हाई they influence the profitability of the market by imposing their requirements in terms of price, service, quality, etc. Thus, buyers have the power to demand lower price or high product quality from industry producers when the bargaining power is high. As the contrary, if their bargaining power is low, they cannot impose their desires and requirements on the industry product. देखिए अगर कस्टमर्स का मतलब बायर्स का अगर मान लीजिए बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग है, इससे फ़ायदा क्या होगा, देखिए कस्टमर्स क्या कर सकता है, जितने भी इंडस्ट्री प्रोड्यूसर्स है जो प्रोडक्ट्स वगैरह बनाते हैं उनसे वो लोग हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट डिमांड कर सकते हैं और कम प्राइस पे डिमांड कर सकते हैं। इससे बायर्स का काफ़ी फ़ायदा होगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि अगर उनका बार्गेनिंग पावर लो हुआ तो फिर उनका मार्केट में चलेगा नहीं। जो इंडस्ट्री प्रोड्यूसर होंगे अपने मन का ही प्रोडक्ट बनाएंगे और अपने हिसाब से उसका क्वालिटी डिटर्मिन करेंगे और अपने हिसाब से प्राइस डिटर्मिन करेंगे, तो बायर का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा मार्केट में। थ्रेड्स ऑफ सब्सटीट्यूट, देखिए आपके जितने ज़्यादा सब्सटीट्यूट आएंगे ना मार्केट में उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिटेबिलिटी का चांसेस कम है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सब्सटीट्यूट आई एम टॉकिंग अबाउट दोज प्रोडक्ट्स जिसको आप इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हो। आज मान लीजिए कि टी और कॉफ़ी जो है वो काइंड ऑफ सब्सटीट्यूट है। बहुत सारे लोग होते हैं जो टी ही पीते, कॉफ़ी नहीं पीते। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट थिंग, दैट्स एन एक्सेप्शन। लेकिन दोनों हॉट बेवरेज में काउंट होता है। अगर चाय का दाम अगर बढ़ जाएगा तो लोग कॉफ़ी की तरफ स्विच हो जाएंगे। इससे क्या होगा, चाय वाला जो कंपनी है, टी कंपनी जो है, हमेशा वे रहेगा कि मेरा जितना कम सब्सटीट्यूट रहे उतना ज़्यादा अच्छा है, जितना ज़्यादा सब्सटीट्यूट रहेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, पावर कम हो जाएगा प्रोडक्ट का। फिर राइवलरी अमॉन्ग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स लिखा है, दिस फोर्स इज अ मेजर डिटर्मिनेंट ऑन हाउ कॉम्पिटिटिव एंड profitable industries. If there is an intensive rivalry in an industry, it will encourage the business to engage in price wars. देखिए क्या होता है, जितना ज़्यादा कंपटीशन रहेगा मार्केट में उतना ज़्यादा कस्टमर्स को फ़ायदा होगा, क्योंकि देखिए कंपटीशन होने के कारण क्या होगा, प्राइस वॉर्स होगा ऑर्गेनाइजेशन में। कोई ऑर्गेनाइजेशन कम चार्ज करना चाहेगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन और भी कम करना चाहेगा। वो लोग इस लड़ाई में अपना प्रॉफिटेबिलिटी लेवल को कम कर देंगे, लेकिन इससे फ़ायदा किसको होगा, कंज्यूमर्स और बायर्स को, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पोर्टल का 5 फैक्टर मॉडल भी पढ़ लिया, उसका फैक्टर्स को बहुत अच्छे से समझ लिया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं स्वॉट एनालिसिस। देखिए स्वॉट एनालिसिस क्या है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स का जो एनालिसिस है उसी को हम लोग स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं। देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट आपको स्ट्रेंथ्स भी, आपको अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स देता है।
फिर आप अपने स्ट्रेंथ को यूज़ करके आप अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हो और वीकनेस को देखते हैं कि ये थ्रेट मेरे लिए कितना घातक साबित हो सकता है। तो बेसिकली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट स्वॉट एनालिसिस, आई एम टॉकिंग अबाउट एनालिसिस ऑफ स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, देखिए स्वॉट एनालिसिस बहुत ही सिंपल, इनएक्सपेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव और टाइम सेविंग और फ्लेक्सिबल टूल है और बहुत ही फ़ायदेमंद होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। स्वॉट एनालिसिस का इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहला तो इम्पॉर्टेंस ये है कि स्वॉट एनालिसिस को ना बहुत ही सिंपली अंडरस्टैंड किया जा सकता है, एकदम भी कॉम्प्लेक्स नेचर का नहीं है। दूसरा एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज इसका है कि ये इनएक्सपेंसिव नहीं है, बहुत ही सस्ता है। थर्ड इज़ बहुत ही कम टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब आपका ये एनालिसिस करने के लिए आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और फिर क्या, एक बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी मेकिंग का एक बेसिस है, आप इसके ऊपर डिपेंड होकर बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी बना सकते हो। और स्वॉट एनालिसिस का कारण क्या होता है, आपका जितना भी पोटेंशियल थ्रेट्स होता है ना, वो क्या होता है, रिड्यूस होता है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने क्या क्या रिवाइज कर लिया, हम लोगों ने पूरा बिजनेस इन्वायरमेंट चैप्टर रिवाइज कर लिया इन लेस देन 30 मिनट्स। तो फटाफट एक बार हम लोग गो थ्रू कर लेते हैं, हम लोग क्या क्या पढ़े हैं बिजनेस इन्वायरमेंट में। सबसे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया? सबसे पहले मैंने आपको बताया बिजनेस इन्वायरमेंट का डेफिनेशन। फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया? फीचर्स पढ़ाया बिजनेस इन्वायरमेंट का। फीचर्स हम लोग बहुत अच्छा से पढ़ लिए। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा? फिर हम लोगों ने पढ़ा बिजनेस इन्वायरमेंट का इम्पॉर्टेंस। फिर हम लोगों ने पढ़ा डायमेंशन, पढ़ा बिजनेस इन्वायरमेंट का, इसमें माइक्रो मैक्रो का मैंने बताया, इंटरनल फैक्टर्स बताया। इंटरनल फैक्टर्स जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा पेस्टल एनालिसिस। क्या पढ़ा हम लोगों ने? पेस्टल एनालिसिस, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि एक ऐसा टूल है जिससे कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का या बिजनेस इन्वायरमेंट का हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड इकोलॉजिकल चेंजेस को हम लोग क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये पेस्टल है, ये पेस्टल बेसिकली क्या है, इट्स एन अब्रीविएशन, जहाँ पे पी स्टैंड करता है पॉलिटिकल, ई स्टैंड करता है इकोनॉमिक, एस स्टैंड करता है सोशल, टी स्टैंड करता है टेक्नोलॉजिकल, एल स्टैंड करता है लीगल और ई स्टैंड करता है इकोलॉजिकल। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, इकोलॉजिकल, सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया। फिर मैंने आपको पोर्टल 5 मॉडल के बारे में बताया। पोर्टल, जिनका नाम था माइकल पोर्टल, उन्होंने क्या किया, ये 5 फैक्टर एनालिसिस दिया जिसके बेसिस पे हम लोग कोई भी बिजनेस इन्वायरमेंट का कॉम्पिटिटिवनेस और उससे रिलेटेड स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन का प्रॉफिटेबिलिटी को एनालाइज कर सकते हैं। उन्होंने 5 फैक्टर्स दिया। क्या क्या था वो 5 फैक्टर्स? पहला था थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंस टू द मार्केट। दूसरा क्या था? बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। तीसरा था बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। चौथा था थ्रेट्स ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स। और पांचवा डिग्री ऑफ कॉम्पिटिटिव राइवलरी। इन सारे पॉइंट्स को हम लोग बहुत अच्छा से डिस्कस किए और बहुत अच्छे से समझ चुके। फिर हम लोगों ने आज का लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा स्वॉट एनालिसिस के बारे में। स्वॉट एनालिसिस बेसिकली क्या होता है? इट्स एन एनालिसिस ऑफ स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। स्वॉट एनालिसिस बहुत ही सिंपल, इनएक्सपेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव, टाइम सेविंग और फ्लेक्सिबल टूल है। फिर हम लोगों ने इसका इंपॉर्टेंस पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने बोला कि स्वॉट एनालिसिस बहुत ही सिंपल है टू अंडरस्टैंड, इनएक्सपेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, बहुत कम टाइम लगता है इसके लिए, बहुत स्ट्रैटेजी मेकिंग के लिए बहुत ही यूज़फुल है, इसका बेसिस तैयार करता है और पोटेंशियल थ्रेट्स को रिड्यूस करता है। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने 30 मिनट्स के अंदर अंदर ये पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया। तो इस वीडियो को आप 1 से 2 बार बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, तो आपको एग्जाम में बिल्कुल भी पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये पॉइंट्स आप अच्छे से समझ के जाओगे तो आंसर आप लोग बहुत ही अच्छे से लिख पाओगे। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अंकित भारद्वाज एंड आई होप यू पीपल आर डूइंग ग्रेट। तो फ्रेंड्स, आज मैं आया हूँ आपको एक बार में पूरा एंटरप्रेन्योरशिप चैप्टर रिवाइज करवाने के लिए। तो ये एक 1 शॉट रिवीजन क्लास है जिसमें हम लोग पूरा का पूरा एंटरप्रेन्योरशिप जो चैप्टर है उसको हम लोग कवर कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट एनी वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम लोग स्ट्रेट अवे क्या करते हैं, ये चैप्टर रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हम लोग को क्या दिया हुआ है, हम लोग सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप समझने के लिए हम लोग सबसे पहले एंटरप्रेन्योर का डेफिनेशन पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे, एन एंटरप्रेन्योर इज एन इनोवेटर हु ब्रिंग्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर इसको सिंपल तरीके से समझा जाए तो एंटरप्रेन्योर बेसिकली कौन होता है? एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन होता है, या तो वो न्यू आइडिया लेके आता है नया बिजनेस करने के लिए, या तो फिर क्या करता है वो एग्जिस्टिंग बिजनेस में न्यू टेक्नोलॉजी लेके आता है। अगर आप कोई नया बिजनेस या फिर कोई नया सर्विस लेके आ रहे हैं जिससे नॉर्मल पब्लिक को का प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल रहा है, या फिर आप एग्जिस्टिंग ही बिजनेस में आप क्या कर रहे हैं, नया टेक्नोलॉजी या फिर नया प्रोडक्ट्स या फिर नया सर्विसेज को आप क्या करें, इंट्रोड्यूस करें, तो आप एक एंटरप्रेन्योर हैं। ठीक है,
देखिए मैनेजर्स और एंटरप्रेन्योर में कुछ डिफरेंस होता है। देखिए एंटरप्रेन्योर जो होता है वो क्या होता है, सबसे पहले उसका जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी और रिस्क टेकिंग फंक्शन है उसका एक्टिविटी में ज़्यादा होता है। मैनेजर्स को कोई रिस्क लेने का ज़रूरत नहीं पड़ता। फिर एंटरप्रेन्योर जो होता है वो क्या होता है, कंपनी का ओनर होता है या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का ओनर होता है, लेकिन मैनेजर क्या होता है, कंपनी का एम्प्लॉय होता है। थर्ड, एक एंटरप्रेन्योर को जो है इन्वेस्टमेंट करने का ज़रूरत पड़ता है, वो ज़्यादा करे कम करे वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एक मैनेजर को इन्वेस्टमेंट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट पॉइंट है रिवॉर्ड या फिर रिटर्न और प्रॉफिट, रिटर्न ऑफ प्रॉफिट। देखिए प्रॉफिट जो होता है ना एंटरप्रेन्योर का, कोई मतलब बोलते हैं ना बिजनेस इज़ अ रिस्की गेम, कोई अश्योरिटी नहीं है कि एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलेगा ही, या फिर ये भी कोई अश्योरिटी नहीं है कि एक फिक्स प्रॉफिट मिलेगा। कभी हो सकता है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिले, कभी हो सकता है कम प्रॉफिट मिले, और कभी ये भी हो सकता है कि प्रॉफिट मिले ही ना बल्कि लॉस हो जाए। लेकिन मैनेजर को क्या होता है, मैनेजर सिंस एम्प्लॉय होता है कंपनी का, तो उसको क्या मिलता है, एक सैलरी मिलता है, ठीक है, और उसका इनकम जो होता है हमेशा फिक्स रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया था कि जैसे आनंद महिंद्रा है वो कंपनी के ओनर है, तो उसको एंटरप्रेन्योर बोल सकते हैं। और पवन गोयनका जो है महिंद्रा महिंद्रा जो कि कंपनी है जो कार मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में है, वो पवन गोयनका जो है उनके मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो वो क्या हो जाएगा, मैनेजर हो जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग पर चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर पर। देखिए सबसे पहले पहला जो कैटेगरी है एंटरप्रेन्योर का होता है इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर। इस टाइप के एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं ना, ये लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम नहीं करते, ये लोग एक आइडिया सोचते हैं और फिर उसके आइडिया के बेसिस पे वो लोग क्या करते हैं, एक कंपनी बनाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, और फिर क्या करते हैं, सारी एक्टिविटीज़ वगैरह को क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और अपना गोल को अचीव करते हैं। बेस्ट एग्जांपल है देखिए स्टीव जॉब्स जिसने एप्पल को फाइंड आउट किया था, एलन मस्क जो कि अभी नंबर 1 सबसे रिचेस्ट पर्सन है ऑन अर्थ, उन्होंने टेस्ला को फॉर्म किया था और स्पेस एक्स के ओनर है वो, ठीक है। और दूसरा कैटेगरी होता है स्पिन ऑफ एंटरप्रेन्योर। क्या बोला मैंने, स्पिन ऑफ एंटरप्रेन्योर कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, और काम करते करते वो लोग क्या करते हैं, एक आइडिया डेवलप करते हैं और फिर उसके बाद एक अलग ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करके अपने गोल्स को परस्यू करते हैं। मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया था सचिन बंसल और बिनी बंसल, जो कि जिन्होंने फ्लिपकार्ट फॉर्म किया था। ये कंपनी जो थी, मतलब ये लोग क्या थे, अमेज़ॉन वगैरह से इंस्पायर्ड बिजनेस है, जो अमेज़ॉन बिजनेस करती है वही फ्लिपकार्ट बिजनेस करते। तो उन्होंने क्या कर दिया, काम करते करते एक आइडिया को पे वर्क किया और फिर एक नया बिजनेस फॉर्म कर लिया उससे। अब देखिए क्लैरेंस डैनहॉफ बोल के एक ऑथर है जिन्होंने क्या किया था, एंटरप्रेन्योर को वेरियस कैटेगरीज में डिवाइड किया था। सबसे पहला कैटेगरी है इसमें इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स वो लोग होते हैं जो बिल्कुल फ्रेश और नया आइडिया लेके आते हैं बिजनेस में। ये लोग क्या करते हैं, मतलब बहुत ही क्रिएटिव माइंडेड लोग होते हैं और हमेशा ये लोग कुछ नया करते हैं, ठीक है। दूसरा होता है इमिटेटिंग और एडॉप्टिव एंटरप्रेन्योर। ये इस टाइप के एंटरप्रेन्योर जो होते हैं कुछ नया नहीं लाते, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जो भी इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स है उनका आइडिया वो क्या करते हैं, इमिटेट करते हैं और फिर क्या करते हैं, एक नया बिजनेस उसको फॉर्म करके आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने पहले भी बताया था, सचिन बंसल और बिनी बंसल ने अमेज़ॉन में काम करते उन्होंने अमेज़ॉन का आइडिया को इमिटेट करके फ्लिपकार्ट को बनाया। एक होते हैं फैबियन एंटरप्रेन्योर्स। इस टाइप के एंटरप्रेन्योर जो होते हैं ना वो बहुत ही कॉशियस और स्केप्टिकल नेचर के होते हैं, ठीक है। ये लोग कुछ भी नया इंट्रोड्यूस नहीं करते बिजनेस में, रादर ये लोग क्या करते हैं, ना ही इनका कोई इच्छा होता है कि वो किसी का आइडिया को इमिटेट करे। ये लोग बहुत ही शाई और लेजी किस्म के एंटरप्रेन्योर होते हैं, समझ में आया। ये लोग किस टाइप का एंटरप्रेन्योर होते हैं, जो कि कस्टम, ट्रेडिशन, रिलीजन, पास्ट प्रैक्टिसेस वगैरह पे बिलीव करते हैं। एक होते हैं ड्रॉन एंटरप्रेन्योर। इस टाइप के जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, ये लोग क्या, इनको एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज, चेंजेस इन प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक, इससे कोई मतलब नहीं होता है। ये लोग लकीर के फ़कीर काइंड ऑफ होते हैं, मतलब इनको कोई भी एग्जिस्टिंग चेंजेस से कोई मतलब नहीं, ये जैसे हैं वैसे ही रहना प्रेफर करते हैं। मतलब ये लोग दे आर नॉट एट ऑल ओपन टू चेंज। मतलब होता है ना, जैसे पुराना स्टाइल से बिजनेस चल रहा है वैसे बिजनेस करते हैं। इनको जब गहरा झटका लगता है तब ये सीधा मार्केट से आउट हो जाते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक, हम लोगों ने सबसे पहले एंटरप्रेन्योर का मतलब समझा, फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि एक एंटरप्रेन्योर एक मैनेजर में क्या डिफरेंस होता है। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर पढ़ा, जिसमें मैंने आपको बताया इंडिपेंडेंट और स्पिन ऑफ एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि क्लैरेंस डैनहॉफ बोल के जो ऑथर हैं उन्होंने टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स बताया, किस किस टाइप के। पहला मैंने बताया इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर, जो कि हमेशा नई प्रोडक्शन प्रोसेसेस, प्रोडक्ट सर्विसेज को लाते हैं। दूसरा इमिटेटिंग, जो इनको कॉपी करते हैं। तीसरा था फैबियन एंटरप्रेन्योर्स, ये लेजी और शाई किस्म के होते हैं, ठीक है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट इज़ हैपनिंग न्यू इन द मार्केट। फिर नेक्स्ट होते हैं ड्रोन एंटरप्रेन्योर, मैंने बताया था इनको तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, एग्जिस्टिंग चेंज से कोई मतलब नहीं होता, लकीर के फ़कीर होते हैं, जैसे पहले बिजनेस चल रहा था वैसे ही बिजनेस चल रहा है, और फिर उसके बाद जब धक्का खाते तो डायरेक्ट मार्केट से बाहर हो जाते हैं।
अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। एक अच्छा और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ चाहिए वो हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट है फॉरवर्ड लुकिंग। देखिए जो एक अच्छा और एक काबिल और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो हमेशा फ्यूचरिस्टिक होता है, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होता है, फ्यूचरिस्टिक होता है, दूरदर्शी होता है, उसके अंदर विजन होता है, वो दूर का देख सकता है। आज के डेट में सबसे बेस्ट एग्जांपल एलॉन मस्क है। आपको पता है अभी हाल फिलहाल में बेंगलोर में टेस्ला मोटर्स आ रही है, मतलब इंडिया में टेस्ला मोटर्स आ गई, और उनका जिस टाइप का प्रोजेक्ट्स है एलन मस्क का, वो ज़्यादातर क्या है, फ्यूचर ओरिएंटेड है, मतलब वो फ्यूचर का सोच के एग्जिस्टिंग मतलब प्रेजेंट में वो काम कर रहे हैं। तो एंटरप्रेन्योर भी होता है ना, वो जो होता है एक फॉरवर्ड लुकिंग होता है, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। वो क्या करता है, फ्यूचर्स का प्रॉब्लम को एंटिसिपेट करके उसका सोल्यूशन अभी से बनाने लग जाता है, और इसलिए वो बहुत आगे भी जाता है और सक्सेसफुल भी होता है। दूसरा हार्ड वर्किंग। देखिए एंटरप्रेन्योर्स दे आर नॉट 9 to 5 पीपल, ओके, दे आर नॉट 9 AM to 5 PM वाला पीपल, दे वर्क डे एंड नाइट, दे आर वेरी वेरी हार्ड वर्किंग पीपल। एक कहावत है ना कि नो बडी डाइज ऑफ हार्ड वर्क, वही वाला फिलोसफी पे जो एंटरप्रेन्योर्स है वो जीते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, और जब तक इनका गोल अचीव नहीं होता तब तक उस गोल के पीछे एकदम कंसिस्टेंटली लगे रहते हैं। पैशनेट। देखिए पैशन इज समथिंग जो ना आपको अंदर से ड्राइव करता है आगे जाने के लिए। कहावत है ना इंग्लिश में कि परफॉर्मेंस डजंट कम फ्रॉम प्रेशर, इट कम्स फ्रॉम पैशन। तो अगर आप पैशनेट हैं कोई भी चीज़ को लेके, तो आप कभी भी किसी भी फेलियर से मायूस नहीं होंगे, और तब तक चुपचाप नहीं बैठेंगे, तब तक आप हार्ड वर्क करते रहेंगे जब तक कि गोल अचीव नहीं हो जाए। और यही जो पैशनेट क्वालिटी होता है एंटरप्रेन्योर का, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। इस पॉइंट के बेसिस पे एंटरप्रेन्योर हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं और अपने टीम को भी मोटिवेट करते हैं। नेक्स्ट है ऑप्शनेटेड। देखिए एंटरप्रेन्योर का कैटेगरी ऐसा होता है ना कि दे ऑलवेज लुक फॉर ऑप्शंस, दे नेवर फाइंड एक्सक्यूज। अगर कोई रीज़न से कोई काम नहीं हो पाया तो वो लोग क्या करते हैं, दूसरा अदर वेज फाइंड आउट करते हैं, ताकि किसी भी तरीके से वो अपने डिज़ायर ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को पूरा कर ले। नेक्स्ट होता है कॉन्फिडेंट। एंटरप्रेन्योर्स आर कॉन्फिडेंट पीपल, दे आर वेरी आउटरेजियस, वेरी एक्सप्रेसिव, बिकॉज एंटरप्रेन्योर का एक्टिविटी सिर्फ अपना टारगेट्स अचीव करना नहीं है, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट अचीव करना। और ऑर्गेनाइजेशन जो है स्टाफ से, एम्प्लॉयज से चलती है। कोई भी रीज़न से अगर मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन को फेलियर फेस करना पड़ा, तो देर इज़ अ ह्यूज नीड कि आप तो मायूस हो, अपने आप को तो लिफ्ट करो, इस साथ ही साथ पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेंबर्स हैं उनको भी आप लिफ्ट करो। तो उसके लिए आपको कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके सपनों पर आपको ही भरोसा नहीं होगा तो फिर सामने वालों को भरोसा होगा कैसे। तो एंटरप्रेन्योर का एकदम बेसिक नीड ही यही है कि वो क्या, कॉन्फिडेंट होना चाहिए। नेक्स्ट है रिसोर्सफुल। देखिए एंटरप्रेन्योर का काम क्या, एंटरप्रेन्योर का काम है कि अपने आइडिया को परस्यू करना और उसको एक बिजनेस मॉडल देना। उसके लिए जो भी रिसोर्सेज का ज़रूरत पड़ता है, राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी, राइट टाइम पे और राइट कॉस्ट पे उन सारे रिसोर्सेज को अवेल कराना। साथ ही साथ उनका ये भी टास्क है कि जो भी रिसोर्सेज वगैरह उन्होंने अरेंज किया है, उस रिसोर्सेज को बहुत ही ऑप्टिमम ढंग से यूज़ करना, मतलब बेस्ट पॉसिबल मैनर से यूज़ करना। नेक्स्ट पॉजिटिव। देखिए एंटरप्रेन्योर जो होता है ना, बहुत ही पॉजिटिव माइंड ऑफ पीपल होते हैं। एक कहावत है ना, लाइक मैंने पढ़ा था, रतन टाटा इज़ ए काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योर। उन्होंने ये बोला था कि ही नेवर टेक्स राइट डिसीजन, ही टेक्स डिसीजन एंड देन मेक्स इट राइट। तो वही पॉजिटिव एटीट्यूड जो होता है ना, वो एक एंटरप्रेन्योर में होना चाहिए। वो लोग पहले टास्क लेते हैं, उसके बाद अपने काम से ही प्रूव करते हैं कि उन्होंने राइट डिसीजन लिया था। तो ये जो पॉजिटिव माइंडसेट है ना, यही एंटरप्रेन्योर का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ होता है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने पढ़ लिया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड एंटरप्रेन्योर, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। हम लोगों ने पढ़ा कि एंटरप्रेन्योर एक फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए, मतलब फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, पैशनेट होना चाहिए, ऑप्शनेट होना चाहिए। ऑप्शनेटेड मैंने बताया था कि मतलब ही कैन फाइंड मेनी वेज टू डू अ पर्टिकुलर वर्क। कॉन्फिडेंट होना चाहिए और रिसोर्सफुल होना चाहिए, और पॉजिटिव तो ऑब्वियसली होना ही चाहिए। फिर हम लोग अब एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली क्या है, देखिए एंटरप्रेन्योरशिप में ना नॉर्मली 3 चीज़ें आती है, इनोवेटिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कोऑर्डिनेटिंग। पहला बात तो आप इनोवेट करें, कोई आइडिया क्रिएट करें, उसके बाद क्या करो, उन आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत सारे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करो, और फिर वेरियस डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करो ताकि आपका डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। देखिए एक नॉर्मल डेफिनेशन है एंटरप्रेन्योरशिप के, एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, एंटरप्रेन्योरशिप इज अ फंक्शन ऑफ सीकिंग इन्वेस्टमेंट and production opportunity, organizing an enterprise to undertake a new production process, raising capital, hiring labor, arranging supply of raw material, finding site, introducing a new technique and selecting top managers of the enterprise। देखिए बेसिकली क्या है, अगर आप स्टोरी की तरह समझेंगे तो एक एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, ये एक ऐसा एक्टिविटी, इसमें क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व होता है।
मान लीजिए आप एंटरप्रेन्योर, और एंटरप्रेन्योर जो एक्टिविटी करता है उसी को तो क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप। आपको सबसे पहले एक आइडिया लाना है कि आप कोई नया प्रोडक्ट ला रहे हो या सर्विस ला रहे हो या फिर कोई नया टेक्निक ला रहे हो, उस आइडिया को फॉर्म करना है। फिर उस आइडिया को अचीव करने के लिए आपको वेरियस इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने पड़ेंगे। अब आप कोई भी आप आइडिया को अगर मान लीजिए बिजनेस मॉडल तैयार करें तो यू विल बी रिक्वायरिंग फंड्स एंड रिसोर्सेज। तो उन फंड्स को, उन रिसोर्सेज को अरेंज करना एक एंटरप्रेन्योर का काम होता है। फिर जब वो रिसोर्सेज अरेंज हो जाए, उन रिसोर्सेज को सही ढंग से मैनेज करना भी एक एंटरप्रेन्योर का काम होता है। तो एंटरप्रेन्योर आप कह सकते हैं इज़ अ वन मैन आर्मी, जो बिजनेस का सारा एक्टिविटी को का जो गाइडेंस होता है ना वो उसी के अंडर में होता है। वही अपने कंधे पे ना ऑर्गेनाइजेशन को के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को लेके चलता है और तब तक शांति नहीं मिलता जब तक कि उसका ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाए। तो ये एक्टिविटी एंटरप्रेन्योरशिप है, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बताया था, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपको एक नया ऑर्गेनाइजेशन ही चाहिए। आप एग्जिस्टिंग प्रोसेस में भी नया कुछ लाते तो वो एंटरप्रेन्योरशिप है, ठीक है। तो हम लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ लिया, का मीनिंग पढ़ लिया और डेफिनेशन भी पढ़ लिया। अब हम लोग आगे चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ। सबसे पहला पॉइंट क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में? सबसे पहला है इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए एंटरप्रेन्योरशिप एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्यों? क्योंकि आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो, इरादा मतलब वो ऑब्वियसली आप अगर आप उसको बिजनेस मॉडल में डाल रहे हो तो वो क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, या तो प्रॉफिट क्रिएट करना या तो वेल्थ क्रिएट करना। और सिंस इसमें रेवेन्यू इन्वॉल्व होता है एंटरप्रेन्योरशिप में, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाता है। दूसरा क्रिएटिव है। देखिए एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है, कुछ न्यू करना, चाहे वो प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना हो, चाहे वो सर्विस इंट्रोड्यूस करना हो, या फिर कोई प्रोडक्शन टेक्निक को नया इंट्रोड्यूस करना। आप कुछ भी नया कर रहे हो, इसका मतलब यू विल बी नीडिंग अ सॉर्ट ऑफ क्रिएटिविटी इन इट। सो एंटरप्रेन्योरशिप एक क्रिएटिव एक्टिविटी है। देखिए तीसरा पॉइंट है डायनामिक प्रोसेस। एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ही डायनामिक है, क्योंकि देखिए आपको पता है ना कि जितने भी एंटरप्रेन्योर है उनको बिजनेस एनवायरनमेंट को बहुत ही क्लोजली सुपरवाइज करना पड़ता है, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट आपको सिग्नल देता है इन द फॉर्म ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, जिसको आप रियलाइज़ करके कुछ भी नया ला सकते हो, ठीक है। तो और जितने भी बिजनेस एनवायरनमेंट है, जितने भी फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस एनवायरनमेंट को रन करते हैं, वो क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटली चेंज होते जाते हैं, जिसके कारण पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक बन जाता है और इसके कारण एंटरप्रेन्योरशिप भी क्या डायनेमिक बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पर्पसफुल एक्टिविटी। देखिए आप कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी करते हो उसके पीछे कोई ना कोई तो ऑब्जेक्टिव होता है। आप बेमतलब का तो एंटरप्रेन्योरशिप करते नहीं हो। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप का, कि आप कुछ चेंज लाओ, आप एक मार्केट मूवर बनो और एडवांटेज उठाओ, और साथ ही साथ प्रॉफिट और वेल्थ मैक्सिमाइज करो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपनी। तो ऑब्वियसली कोई ना कोई तो पर्पज़ है ना आपका। कोई कोई एंटरप्रेन्योर होता है, इनका ऑब्जेक्टिव होता है कि टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा इन्हांस करना। कोई एंटरप्रेन्योर का टेक्निक होता है कि लोगों के लिए स्मार्ट और अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करना, उसके लिए एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना। कोई कोई एंटरप्रेन्योर होता है जिसका प्रॉफिट मेकिंग ही सारा का सारा ऑब्जेक्टिव होता है। तो कहीं ना कहीं कोई भी एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी के पीछे कोई ना कोई पर्पज़ छुपा हुआ रहता है। क्लियर हुआ आपको? नेक्स्ट है देखिए रिस्क एलिमेंट। आपको बताना एंटरप्रेन्योरशिप एक बिजनेस एक्टिविटी, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आप दुनिया का कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में चल जाओ, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिस्क तो इन्वॉल्व होता है। और सिंस ये बिजनेस एक्टिविटी है, एक एंटरप्रेन्योर को कभी देखिए एंटरप्रेन्योर क्या करता है, ऑब्वियसली वो कॉन्फिडेंट होता है, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर का अप्रोच क्या होता है, फ्यूचरिस्टिक होता है, राइट। तो देयर आर लॉट ऑफ चांसेस कि उसको इनिशियल लेवल में फेलियर्स भी देखने पड़े। तो ऑब्वियसली और फेलियर्स होता है तो देयर इज़ ऑलवेज अ रिस्क ऑफ फेलिंग। तो एंटरप्रेन्योरशिप में हमेशा एक रिस्क एलिमेंट होता ही है। कोई गारंटी नहीं है कि एंटरप्रेन्योर को हमेशा अपना एक्टिविटी से प्रॉफिट ही अराइज होगा, लॉसेस भी अराइज हो सकता है, इसलिए वो रिस्की है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। देखिए आपको पता है ना कि एंटरप्रेन्योर जो है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिसोर्सेज इकट्ठा करता है, और जितने भी एम्प्लॉयज़ वगैरह काम करते हैं उसका अपॉइंटमेंट किसको करना पड़ता है, एंटरप्रेन्योर को, वही चूज़ करता है टॉप लेवल मैनेजर्स को। तो देखिए कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन का जो फाउंडेशन है ना उसको ले कौन करते हैं, एंटरप्रेन्योर। तो ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग में बहुत बड़ा योगदान है एंटरप्रेन्योर का। नेक्स्ट है गैप फिलिंग फंक्शन। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो भी कस्टमर्स होते हैं उनकी जो नीड्स होती है, उनका जो टेस्ट होता है, उनका जो प्रेफरेंस होता है, वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, राइट। और आप क्या करते हैं, आपका सिंस कस्टमर भी आपके बिजनेस एनवायरनमेंट का एक पार्ट है, तो आप कॉन्स्टेंटली ये चीज़ आप रिसर्च करते रहते हो, आप सर्वे करते रहते हो, आप सुपरवाइज करते हो, आप मॉनिटर करते हो कि आपका कस्टमर्स क्या चाह रहा है। और अल्टीमेटली आपको बिजनेस एनवायरनमेंट एक सिग्नल देता है अपॉर्चुनिटीज़ के फॉर्म को। अगर उस अपॉर्चुनिटीज़ को आप कैपिटलाइज कर लेते हो तो आप एक अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हो जिससे कस्टमर सेटिस्फैक्शन फुलफिल हो सके। तो देखिए कस्टमर का नीड और कस्टमर का सेटिस्फैक्शन के बीच का जो गैप है, कस्टमर को जो चीज़ चाहिए और कस्टमर को जो चीज़ मिल रहा है, उस गैप को ही क्या एंटरप्रेन्योर फुलफिल करता है।
तो एक मतलब एक गैप फिलिंग फंक्शन है एंटरप्रेन्योरशिप। मैंने आपको चार्ट के फॉर्म पे बहुत अच्छे से समझाया था जब मैं आपको रेगुलर क्लासेस करा रहा था। तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने पढ़ लिया कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या पॉइंट पढ़ा। हम लोगों ने पढ़ा सबसे पहले कि एंटरप्रेन्योरशिप एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, एंटरप्रेन्योरशिप एक क्रिएटिव एक्टिविटी है। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा कि एंटरप्रेन्योरशिप एक डायनामिक प्रोसेस है। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा कि एंटरप्रेन्योरशिप एक पर्पसफुल एक्टिविटी है। एंटरप्रेन्योरशिप में रिस्क तो ऑब्वियसली इन्वॉल्व होता ही है, और एंटरप्रेन्योरशिप वजह से ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग होता है, और कस्टमर का रिक्वायरमेंट और कस्टमर का सेटिस्फैक्शन को फिल कौन करता है, एंटरप्रेन्योरशिप ही करता है, एक एंटरप्रेन्योर ही करता है। क्लियर हो गया। चलिए, तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, एक बार वापस से फटाफट गो थ्रू कर लेते हैं। हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़ लिए। हम लोग पढ़े हैं स्टार्टिंग में, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एंटरप्रेन्योर के बारे में बताया था कि एंटरप्रेन्योर क्या करता है। फिर मैंने आपको क्या बताया था, मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योर के बीच में डिफरेंस, रादर मैनेजर और एंटरप्रेन्योर के बीच में डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया था हम लोगों को। फिर हम लोग क्या पढ़े, हम लोग पढ़े क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर क्या होता है और एक स्पिन ऑफ एंटरप्रेन्योर क्या होता है। फिर क्लैरेंस डैनॉफ ने फर्दर क्लासीफाई किया एंटरप्रेन्योर को। उन्होंने कहा जो नया प्रोडक्ट बनाते हैं, नया चीज़ लेके आते हैं, उनको इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर बोला जाता है। अगर कोई एंटरप्रेन्योर इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर का आइडियाज़ को इमिटेट करके कुछ कर रहा है तो उसको इमिटेटिंग या फिर एडॉप्टिव एंटरप्रेन्योर बोला जाता है। तीसरा फेबियन एंटरप्रेन्योर्स, ये लोग क्या होते हैं, बहुत ही लेजी और शाई होते हैं, दे आर नॉट ओपन टू चेंज। और नेक्स्ट होता है ड्रोन एंटरप्रेन्योर, उनको कोई चीज़ से मतलब नहीं, वो लोग एग्जिस्टिंग प्रोसेस को ही कंटिन्यू करते हैं एज इट इज़। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, जिसमें मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी एंटरप्रेन्योर जो होता है वो फॉरवर्ड लुकिंग होता है, मतलब फ्यूचरिस्टिक होता है, विजनरी होता है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि एंटरप्रेन्योर जो होता है हार्ड वर्किंग होता है, पैशनेट होता है, साथ ही साथ ऑप्शनेटेड होता है, एक्सक्यूज़ नहीं फाइंड आउट, मतलब हमेशा नया तरीका ढूंढता है काम करने का, कॉन्फिडेंट तो ऑब्वियसली होना ज़रूरी है, रिसोर्सफुल होता है एंटरप्रेन्योर, पॉजिटिव होता है। फिर हम लोग क्या पढ़े, हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप का डेफिनेशन पढ़े। मैंने आपको बताया था कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, आप नया आइडिया फॉर्मुलेट करें, उसको ऑर्गेनाइज करें, रिसोर्सेज इकट्ठा करें, रिसोर्सेज मैनेज करें, सारा एक्टिविटी एंटरप्रेन्योरशिप है। फिर मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताया था एंटरप्रेन्योरशिप का, मैंने बताया था कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। फिर मैंने आपको बताया था क्रिएटिविटी इन्वॉल्व होता है एंटरप्रेन्योरशिप में, तो ये क्या है, एक क्रिएटिव एक्टिविटी भी है। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि एंटरप्रेन्योरशिप एक डायनामिक प्रोसेस है जो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। पर्पसफुल एक्टिविटी तो है ही है, क्योंकि आप कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप अगर कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपका कोई ना कोई तो पर्पस छुपा होगा ही पीछे। फिर नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि एंटरप्रेन्योरशिप में रिस्क एलिमेंट इन्वॉल्व होता ही है। और फिर मैंने आपको बताया था कि एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग करता है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर जो है जो ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ और टॉप लेवल एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करता है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग कर रहा है कहीं ना कहीं। गैप फिलिंग फंक्शन में मैंने आपको बताया था कि जो एंटरप्रेन्योर है, एक कस्टमर का नीड और उसको जो चीज़ चाहिए वो चीज़ वो प्रोवाइड करता है, तो ये गैप को फिल करता है। क्योंकि आपको मैंने बताया था कि एंटरप्रेन्योर क्या करता है कि इनपुट अरेंज करता है, फिर प्रोडक्शन प्रोसेस करता है, गुड्स और सर्विस फाइनली कस्टमर का जो नीड है उसको सेटिस्फाई करने के लिए प्रोवाइड करता है, वो गैप फिल कर रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे ना कौन कौन सा फैक्टर है जो एंटरप्रेन्योरशिप को अफेक्ट करता है। सबसे पहला फैक्टर है पॉलिटिकल। देखिए, कोई भी पॉलिटिकल फैक्टर जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर जितना ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगा उतना ही डिफिकल्ट हो जाएगा कोई एंटरप्रेन्योर के लिए। अगर आपका गवर्नमेंट आपके प्रति, आपके बिजनेस के प्रति अगर सपोर्टिव रहेगा तो आपका कॉन्फिडेंस दुगना हो जाएगा। अगर आपको गवर्नमेंट प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है और गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज़ वगैरह है वो बिज़नेस को फेवरेबल करने वाला है, आपके एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी को फेवरेबल करने वाला है, तो ऑब्वियसली आप एक फेवरेबल कंडीशन में रहोगे। दूसरा स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूटरी का मतलब होता है टैक्सेस एंड लीगल लॉज। मतलब देखिए, जो एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी कर रहे हो उस पर टैक्सेस ज़्यादा तो नहीं ना, अगर ज़्यादा टैक्सेस इंपोज होंगे तो आपके ऊपर टैक्सेशन का एक्सेसिव बर्डन पड़ जाएगा, जिसके कारण आप अपना बिजनेस एक्टिविटी स्मूथली नहीं रन कर पाओगे। सेकेंडली, अगर आप जो एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी कर रहे हो, अगर मान लीजिए उसमें बहुत ज़्यादा लॉज एंड रेगुलेशंस है, तो आप कंप्लाइंसेस में इतने प्रेशर में आ जाओगे कि आप बिजनेस एक्टिविटीज़ को ढंग से नहीं कर पाओगे। तो देखिए, एंटरप्रेन्योर के लिए फेवरेबल सिचुएशन यही होता है जब उस पर टैक्स रेट जो होती है वो लीनियंट होती है और लॉज एंड रेगुलेशंस होते हैं लेकिन इतने नहीं होते कि उसको डिस्टर्ब करे। तीसरा, कैपिटल अवेलेबिलिटी। देखिए, आप कोई भी एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी करिए उसके लिए आपको कैपिटल ज़रूरी है।
जितना ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल होता है उतना स्मूथ एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी चलता है। फिर रॉ मटेरियल, देखिए रॉ मटेरियल्स एक फॉर्म ऑफ इनपुट होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जितना बेहतर क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल आएगा और सस्ते दाम में आएगा, उतना बेहतर आप प्रोडक्ट बनाओगे, उतने सस्ते में अपने कस्टमर को दे पाओगे, जिससे आपका कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा और एक लॉयल कस्टमर की तरह आपके साथ हमेशा रहेगा वो। नेक्स्ट देखिए लेबर क्या करते हैं, प्रोसेसिंग में काम करते हैं। जितना स्किल्ड लेबर आपके पास होगा और जितना चीप रेट पे आएगा उतना आपके लिए बेहतर है। क्यों बेहतर है? अगर वो अच्छा से काम करेगा और सस्ते में काम करेगा, उससे क्या होगा, आप प्रोडक्ट अच्छा बनाओगे और सस्ता बनाओगे और कस्टमर सेटिस्फाई होगा उससे। तो अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ा है एंटरप्रेन्योरशिप को क्या क्या चीज़ अफेक्ट करता है, उसमें हम लोग क्या पढ़े, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपको बताया, स्टैट्यूटरी बताया, कैपिटल अवेलेबिलिटी बताया, रॉ मटेरियल का अवेलेबिलिटी बताया, लेबर बताया। और अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। आई एम श्योर अभी तक मैंने आपको जो भी रिवाइज किया आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा, राइट। चलिए इस रिवीजन को हम लोग थोड़ा फास्ट रख रहे हैं क्योंकि ये एक वन शॉट रिवीजन है। एट अ गो हम लोग पूरा का पूरा ये चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप 2 से 3 बार अच्छे से देख लीजिएगा, आपको बुक छूने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली इस रिवीजन को कवर किया है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें पहला है स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए क्या होता है स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, एक तरह का वेंचर होता है जहाँ पे आप एक स्मॉल बिजनेस फाइंड आउट करते हैं जिसमें आप प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर करते हैं कस्टमर्स को टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। जैसे मान लीजिए आप छोटा ग्रोसरी स्टोर खोल लिए, या फिर आप मान लीजिए आप एक कंसल्टेंसी खोल लिए, जिससे आप क्या कर रहे हो, कस्टमर्स का सेवा कर रहे हो और आपको रेवेन्यू भी मिल रहा है। नेक्स्ट है स्केलेबल स्टार्टअप्स। स्केलेबल स्टार्टअप क्या होता है, इसमें क्या होता है, कोई भी एंटरप्रेन्योर होता है कि इनोवेटिव आइडिया लाता है और उसका एक बिजनेस मॉडल डिसाइड करके उसको बिजनेस फॉर्म करता है। इसमें जो पैसा होता है ना वो वेंचर कैपिटलिस्ट वगैरह लगाते हैं, और जब वेंचर कैपिटलिस्ट पैसा लगाते हैं तो जो एंटरप्रेन्योर होता है वो बेस्ट एम्प्लॉयज़ हायर करता है ताकि वो अपने एक्टिविटीज़ के थ्रू अपने गोल्स और डिज़ायर्स को अचीव कर ले। एग्जाम्पल है इसका फेसबुक और इंस्टाग्राम। नेक्स्ट है लार्ज कंपनी। देखिए लार्ज कंपनीज जो होती है वो लोग क्या करती है, थ्रू सस्टेनिंग इनोवेशन, मतलब कांस्टेंट इनोवेशन के थ्रू वो लोग क्या करते हैं ना, वो लोग नया प्रोडक्ट और नया सर्विसेज को क्या करते हैं, ऑफर करते हैं पब्लिक को। जो भी कस्टमर नीड होता है या फिर बिजनेस इन्वायरमेंट जो चेंज होता है, जो भी नया रिक्वायरमेंट आता है उसको एक नया प्रोडक्ट या सर्विस के फॉर्म में पब्लिक को ऑफर करते हैं। और वो ये कैसे करते हैं, या तो वो लोग क्या करते हैं कि जो कोई इनोवेटिव कंपनी है उसको वो लोग बाई कर लेते हैं, या तो उनके साथ पार्टनरशिप करके वो लोग क्या करते हैं, नया प्रोडक्ट सर्विसेज या टेक्नोलॉजी को आगे लेके आते हैं लोगों के सामने। इसका एग्जाम्पल है गूगल और सैमसंग जैसी कंपनीज। नेक्स्ट है सोशल एंटरप्रेन्योर। देखिए सोशल एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, अपना एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी से सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। जैसे इस पर आप मान लीजिए, जैसे बहुत सारे लोग, जैसे गो ग्रीन बोल के एक फाउंडेशन है जो कि क्या करे, इन्वायरमेंट के लिए काम कर रहा है। बहुत सारी क्राई बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करते हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए काम कर रहा है। आपको पता है प्राइम मिनिस्टर का एक मुहिम है जिसको बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, वो भी एक एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी है जिसमें हम लोग वेमेन एम्पावरमेंट और वेमेन एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा एंटरप्रेन्योरशिप। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है इंट्राप्रेन्योरशिप। देखिए एंटरप्रेन्योरशिप अलग है, इंट्राप्रेन्योरशिप अलग है। पहले पढ़ लेते हैं, देखिए इंट्राप्रेन्योरशिप क्या है। इंट्राप्रेन्योरशिप एक ऐसा एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी है जो कि विद इन द एंटरप्राइज या विद इन द कंपनी जो है हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। देखिए क्या होता है, एंटरप्रेन्योर तो एक इंडिपेंडेंट पर्सन होता है, फुली इंडिपेंडेंट होता है, वो ओनर होता है। लेकिन इंट्राप्रेन्योरशिप में हम लोग क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉय को जो हमारे कंपनी या फिर इंटरप्राइज के अंदर काम कर रहा है उसी को हम लोग क्या करते हैं, एक स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरेस्ट कर देते हैं। उसको बोलते हैं कि तुम कुछ नया बनाओ, कुछ नया प्रोडक्शन टेक्निक या नया प्रोडक्ट या सर्विस लेके आओ, आई विल बी फंडिंग, मतलब कंपनी उसको फंड करेगा, कंपनी उसको एडिक्वेट रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी दे देगा ताकि वो एक विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्रेन्योर वाला काम करे। हालांकि वो ओनर नहीं है लेकिन उसको ओनर जैसा फ्रीडम मिलता है, ठीक है। इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहला है कॉर्पोरेट फ्रेमवर्क। देखिए कॉर्पोरेट फ्रेमवर्क का मतलब क्या है कि उसको एक कंपनी का रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर काम करना पड़ता है। हालांकि वो इंडिपेंडेंट है लेकिन उसका जो फ्रीडम है ना वो लिमिटेड है। नेक्स्ट सेमी ऑटोनोमस। सेमी ऑटोनोमस का मतलब होता है फ्रीडम, ठीक है। उसको आप फ्रीडम तो देते हैं लेकिन पूरा फ्रीडम नहीं है उसको। वो उसको जो प्रोसेस दिया गया है या फिर मान लीजिए उसको जो बैंडविड्थ दिया गया काम करने के लिए, वो उसके अंदर अपना पूरा इंडिपेंडेंस यूज़ करता है, उसके बाहर जाके वो कोई भी चीज़ नहीं कर सकता। तो उसको अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ दिया हुआ है, फ्रीडम दिया हुआ है लेकिन एक हद तक दिया हुआ है, इसलिए सेमी ऑटोनोमस बोलते हैं। लैक ऑफ ओनरशिप, ऑब्वियसली क्योंकि वो कंपनी का ओनर तो है नहीं, कंपनी का ओनर जैसा है, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द टर्म। एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो कंपनी का फाउंडर होता है
बिजनेस का फाउंडर होता है तो वो ओनर होता है, लेकिन इंट्राप्रेन्योर फाउंडर नहीं होता है, ठीक है। बेसिकली ये लोग जो होते हैं वो ना सीनियर पोजीशन मैनेजर्स होते हैं, टॉप लेवल एम्प्लॉयज़ जो होते हैं ना कंपनी के, उसी को इंट्राप्रेन्योर बोलते हैं, वो लोग के पास ही अथॉरिटी होता है, ठीक है। नेक्स्ट, लो रिस्क टेकिंग। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगर आप एक इंट्राप्रेन्योर हैं, आप कोई नया काम करने का कोशिश किया, फेलियर हो गए, तो आपको लॉसेस थोड़ा ना सफ़र करना पड़ेगा। आपका लॉस ये रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, आपका जॉब चला जाएगा या फिर आपका रेपुटेशन नीचे हो जाएगा, उससे ज़्यादा तो कोई लॉस नहीं है। फाइनेंशियल लॉस एंटरप्रेन्योर्स को बियर करना पड़ता है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या है, नॉट ओन बॉस। ऑब्वियसली इंटरप्रेन्योर्स ओन बॉस नहीं होते, क्योंकि उनको ओनरशिप दिया जाता है, लेकिन कुछ हद तक दिया जाता है। तो अपना कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो गया। अब हम लोग चलते हैं। देखिए जो इंटरप्रेन्योर होते हैं ना, दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं वेंचर इंटरप्रेन्योर, एक होते हैं प्रोजेक्ट इंटरप्रेन्योर। जो इंटरनल कॉर्पोरेट वेंचरिंग होता है ना ऑर्गेनाइजेशन का, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होते हैं वेंचर इंटरप्रेन्योर। मतलब कंपनी में जो इंटरनल वेंचरिंग होता है उसका ध्यान रखना किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। मतलब बिजनेस के अंदर, बिजनेस आप एक नया बिजनेस कर रहे हो और वो जो काम देख रहा है वो क्या कौन करता है, वेंचर एंटरप्रेन्योर। और एक होता है प्रोजेक्ट एंटरप्रेन्योर। का बिजनेस के अंदर एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है, आपको पता है ना बिजनेस में बहुत सारी एक्टिविटी होती है जिसको हम लोग प्रोजेक्ट का नाम देते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के लिए जो इंचार्ज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट एंटरप्रेन्योर, ठीक है। व्हाट आर द फैक्टर्स, अब नेक्स्ट टॉपिक है कौन कौन सा फैक्टर्स है जो इंटरप्रेन्योरशिप को अफेक्ट करता है। सबसे पहले मैनेजमेंट सपोर्ट। देखिए आपका मैनेजमेंट जितना ज़्यादा सपोर्टिव होगा ना आपके प्रति, उतना ज़्यादा क्या होगा ना, आप इंटरप्रेन्योरशिप बहुत अच्छे से कर पाओगे। क्योंकि अल्टीमेटली क्या ना, अगर आपका मैनेजमेंट सपोर्टिव नहीं, आपको एडुकेट रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी नहीं दिया, तो आप उतना अच्छा से 100% देके अपना काम नहीं कर पाओगे। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का मतलब ऑर्गेनाइजेशन का एक्चुअल कल्चर क्या है, उनका मिशन क्या है, विजन क्या है, उनका पॉलिसीज़ क्या है। क्या पॉलिसीज ऐसा है जो अंदर के एंटरप्रेन्योर को या इंट्राप्रेन्योर को ढंग से काम नहीं करने दे सकता है, या फिर लीनियंट है कि इंट्राप्रेन्योर जो है जितना भी उसको फ्रीडम दिया गया, इतना भी इसको रिसोर्सेज दिया गया है, वो बहुत ही अच्छे से काम कर सकता है, बाकी लोगों का इतना इंटरफेरेंस नहीं है, तो उसके पास एडिक्वेट लिबर्टी है कि वो खुल के काम कर सके। ऑब्वियसली थर्ड पॉइंट इज रिवार्ड्स एंड अप्रिशिएशन। जितना आप ज़्यादा रिवॉर्ड्स और अप्रिशिएशन देंगे अपने इंट्राप्रेन्योर्स को, उतना ही बेहतर ढंग से वो लोग काम करेंगे और अपना खून पसीना सारा उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने में लगा देंगे। रिसोर्स अवेलेबिलिटी। देखिए आप जो भी इंट्राप्रेन्योर एक्टिविटी करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए, वो उसको जितने अच्छे से, जितनी ईजिली मिल जाए उतना अच्छा, क्योंकि इससे क्या होगा, वो अपना एक्टिविटीज़ को स्मूथली कर पाएगा। नेक्स्ट, रिस्क टेकिंग। देखिए इसमें रिस्क तो होता है ऑब्वियसली, लेकिन रिस्क क्या होता है, लिमिटेड होता है इन कंपेरिजन टू एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो हम लोग का इंटरप्रेन्योरशिप भी हो गया। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े, मैंने आपको इंटरप्रेन्योरशिप का मतलब बताया, फिर मैंने आपको क्या बताया, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बताया, और इंटरप्रेन्योर का आपको मैंने क्या बताया, क्लासिफिकेशन बताया, और मैंने ये भी बताया आपको कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो आपका इंटरप्रेन्योरशिप को अफेक्ट करते हैं। बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो हम लोग बहुत सारा चीज़ पढ़ लिए, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं हम लोग क्या क्या रिवाइज कर लिए। ये वन शॉट रिवीजन चल रहा है अभी एंटरप्रेन्योरशिप का। एक बार में हम लोग ये पूरा का पूरा चैप्टर कैसे रिवाइज करेंगे वही मैं आपको सिखा रहा हूँ। एग्ज़ाम के पहले अगर आप एक दो बार इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको बुक छूने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। दैट्स माई अश्योरेंस टू यू। इसमें पूरा का पूरा कवरेज मैंने कराया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े, हम लोग पढ़े एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें मैंने आपको क्या बताया, एंटरप्रेन्योर के बारे में बताया, उसका डेफिनेशन बताया। फिर एक एंटरप्रेन्योर और मैनेजर में क्या डिफरेंस होता है वो मैंने आपको बताया। फिर हम लोग पढ़े एंटरप्रेन्योरशिप का क्लासिफिकेशन, जिसमें क्या क्या आता है। एक होता है इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर, एक होता है स्पिन ऑफ एंटरप्रेन्योर। फिर मैंने आपको बताया जो क्लैरेंस डेनॉव बोल के एक ऑथर है, उन्होंने फर्दर क्लासीफाई किया एंटरप्रेन्योर को, जिसमें एक इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर जो हमेशा नई चीज़ें बनाता है। दूसरा होता है इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर, जो कि क्या करता है, जो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर होता है ना, उसका आइडिया वो क्या करता है, कॉपी करता है। नेक्स्ट है फैबियन एंटरप्रेन्योर। फैबियन एंटरप्रेन्योर क्या करता है फ्रेंड्स, फैबियन एंटरप्रेन्योर जो है बहुत ही लेजी और बहुत ही सारी किस्म के एंटरप्रेन्योर होते हैं। वो लोग क्या करते हैं, कोई भी नया चीज़ नहीं अडॉप्ट करते, वो लोग स्केप्टिकल होते हैं थोड़े, ठीक है। वो लोग कोई भी रिस्क, बेसिकली बहुत रिस्क एवर्स होते हैं, और वो लोग पुराने कस्टम ट्रेडिशन से चलते हैं। ड्रोन एंटरप्रेन्योर क्या होता है, बेसिकली दीज एंटरप्रेन्योर्स दे रिफ्यूज टू अडॉप्ट एनी अपॉर्चुनिटी। उनको कोई भी मार्केट के एग्जिस्टिंग चेंजेस से मतलब नहीं है, चाहे नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नया प्रोडक्शन प्रोसेस आ रहा है, नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, सर्विस आ रहे हैं, इनको कोई मतलब नहीं है, पुराने लकीर की फ़कीर की तरह ही काम करते हैं। और इवेंचुअली जब इनका मार्केट ख़राब होता है, दे आर किक्ड ऑफ आउट ऑफ द मार्केट। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो आपका एंटरप्रेन्योर होता है वो फॉरवर्ड लुकिंग होता है, मतलब फ्यूचरिस्टिक होता है, विजनरी होता है, दूरदर्शी होता है। हार्ड वर्किंग, ऑब्वियसली कहा ही था मैंने कि परफॉर्मेंस कम, मतलब बोलते हैं ना जो हार्ड एंटरप्रेन्योर होते हैं वो क्या सोचते हैं कि नो बडी डाइज ऑफ हार्ड वर्क, दे वर्क 24/7 जस्ट टू अचीव देयर गोल्स।
दे आर नॉट 9 AM to 5 PM वाला पीपल। पैशनेट का मतलब पैशनेट ऑब्वियसली होते हैं, परफॉर्मेंस कम्स फ्रॉम पैशन नॉट फ्रॉम प्रेशर, ये उसी फिलोसफी में बिलीव करते हैं। ऑप्शनेटेड होते हैं क्योंकि दे फाइंड न्यू एंड ईजी वेज टू डू थिंग्स और टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। कॉन्फिडेंट तो नेचुरली होना ही पड़ेगा उनको। एंटरप्रेन्योर जो होते हैं ना वो रिसोर्सफुल होते हैं क्योंकि वो रिसोर्सेज को अवेल कराते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए और रिसोर्सेज को मैनेज भी करते हैं। पॉजिटिव माइंडसेट तो एकदम कोर पॉइंट है जो कि एंटरप्रेन्योर को चाहिए। फिर हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़े। एंटरप्रेन्योरशिप का मैंने आपको डेफिनेशन बताया था कि सारा एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी को एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। हम लोग उसका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये क्रिएटिव एक्टिविटी है, एक डायनामिक प्रोसेस है। मैंने आपको बताया था कि ये पर्पसफुल एक्टिविटी है क्योंकि बिना ऑब्जेक्टिव के आप एंटरप्रेन्योरशिप करते नहीं। फिर मैंने आपको बताया था कि इसमें रिस्क एलिमेंट इन्वॉल्व होता है। ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग ऑब्वियसली होता है क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर होता है वही क्या करता है, टॉप मैनेजमेंट ऑफिशियल्स को हायर करता है। गैप फिलिंग फंक्शन के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि देखिए जो भी कस्टमर का नीड है एंटरप्रेन्योर क्या करता है, पहले इनपुट से प्रोसेसिंग करता है, फिर फिनिश गुड्स इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन कस्टमर को प्रोवाइड करता है, तो एक गैप फिलिंग फंक्शन परफॉर्म करता है। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि एंटरप्रेन्योरशिप कौन कौन से फैक्टर है जो एंटरप्रेन्योरशिप को अफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर क्या बताया था मैंने आपको, पॉलिटिकल। दूसरा आपको बताया था स्टैट्यूटरी। तीसरा बताया था कैपिटल अवेलेबिलिटी। चौथा बताया था अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। पांचवा बताया था लेबर। फिर हम लोग टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप पढ़े जिसमें मैंने आपको स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा दिया, मैंने स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप बताया। फिर स्केलेबल स्टार्टअप्स बताया। फिर लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप बताया। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप बताया। फिर इंटरप्रेन्योरशिप के बारे में मैंने आपको बताया कि इंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। अगर आप एग्जिस्टिंग कंपनी के अंदर ही रह के एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी करें तो उसको बोलते हैं इंटरप्रेन्योरशिप। इसमें क्या होता है कि जो भी कंपनी होती है वो फंड्स वगैरह प्रोवाइड करती है और ये लोग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि एक पर्टिकुलर आइडिया को परसू करना, उससे रिलेटेड एक्टिविटी करके एग्जीक्यूट करना। नॉर्मली कंपनी के जो टॉप ऑफिशियल होते हैं, सीनियर मैनेजर्स होते हैं, वो लोग इंटरप्रेन्योर होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने इसके बारे में आपको क्या बताया था, कॉर्पोरेट फ्रेमवर्क की देखिए वो कंपनी के अंदर रह के ये लोग काम करते हैं। फिर आपको क्या बताया था, सेमी ऑटोनॉमस होता है, ये जो आपको जो फ्रीडम मिलता है वो लिमिटेड मिलता है। फिर लैक ऑफ ओनरशिप के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि इनको पूरा ओनरशिप नहीं मिलता, इसमें रिस्क कम इन्वॉल्व होता है और अपने खुद के मालिक नहीं होते। दो तरीके के इंटरप्रेन्योर होते हैं, एक वेंचर इंटरप्रेन्योर और एक प्रोजेक्ट इंटरप्रेन्योर। बिजनेस के अंदर एक और बिजनेस करे तो वो किसके अंदर आ गया, वो आ गया वेंचर इंटरप्रेन्योर के। वेंचर इंटरप्रेन्योर के अंदर क्या मतलब, क्योंकि नया वेंचर करते हैं वो लोग। और प्रोजेक्ट इंटरप्रेन्योर क्या होता है, प्रोजेक्ट इंटरप्रेन्योर वो लोग होते हैं, उस टाइप के इंटरप्रेन्योर होते हैं, वो लोग क्या करते हैं एक कंपनी के अंदर एग्जिस्टिंग या फिर नया कोई प्रोजेक्ट को वो लोग क्या करते हैं, इंचार्ज होते हैं उसके। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि कौन कौन से फैक्टर है जो आपके इंटरप्रेन्योरशिप को अफेक्ट करेंगे। पहला था मैनेजमेंट सपोर्ट, जितने ज़्यादा आपको मैनेजमेंट सपोर्ट मिलेगा उतना आपके लिए बेहतर। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, आपका विजन, आपका मिशन, आपका पॉलिसीज़ क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर क्या है, मोटिवेटिंग कल्चर है, डिमोटिवेटिंग कल्चर है क्या है। रिसोर्सेज क्या आपको ईजिली अवेल हो जाता है, रिस्क टेकिंग ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑर्गेनाइजेशन जितना ज़्यादा रिस्क टेकिंग हो उतना ज़्यादा एक्टिविटीज़ को करने का कोशिश करेगा, जिसके कारण क्या है एक एंटरप्रेन्योर या इंटरप्रेन्योर को फ्रीडम मिलेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या कि कौन कौन सा स्टेप्स है इंटरप्राइज को। अगर आप अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इंटरप्राइज। देखिए इंटरप्राइज बेसिकली क्या, इंटरप्राइज एक ऐसा अंडरटेकिंग है जो क्या करता है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है। उसको क्या कि कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए उसको क्या चाहिए, फंड्स चाहिए। और ऑब्वियसली इंटरप्राइज आप फॉर्म करते कोई एक्टिविटी करने के लिए, वो एक्टिविटी ज़्यादातर क्या होता है बिजनेस एक्टिविटी होता है। और बिजनेस एक्टिविटी है तो उसमें रिस्क इन्वॉल्व होता ही है। देखिए कोई ज़रूरी नहीं कि एंटरप्राइज रजिस्टर्ड हो, नहीं भी हो सकता है रजिस्टर्ड, वो लीगल एंटिटी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एंटरप्राइज सेटअप करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा एंटरप्राइज सेट करने के लिए। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आप क्या बिज़नेस करना चाहते हो वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको फॉर्म सेलेक्ट करना पड़ेगा बिज़नेस का, क्या आप सोल प्रोप्राइटरशिप होना चाहते हो, पार्टनरशिप होना चाहते हो, कंपनी होना चाहते हो, क्या होना चाहते हो। फिर आप जहाँ बिज़नेस करना चाहते हो उस यूनिट को लोकेट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको पैसे का ज़रूरत पड़ेगा तो उस बिज़नेस में आपको उस वेंचर में पैसा लगाना पड़ेगा। आप क्या फैसिलिटीज़ डिज़ाइन करें अपने बिज़नेस के लिए वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। आपके एम्प्लॉयज़ के लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो लोग चाहिए काम करने के लिए उनको आपको एक्वायर करना पड़ेगा, ह्यूमन रिसोर्सेज। फिर उसके बाद क्या आपको जो भी लॉज रेगुलेशन जो आपके ऊपर अप्लाई होते हैं, गवर्नमेंट जो इन्होंने जो लॉज रेगुलेशन इम्पोज किया आपके ऊपर उसको कंप्लाई करना। उसके बाद आप क्या करोगे, कंपनी को फाइनली फॉर्म करोगे। तो ये सब क्या है, दीज आर दी
नॉर्मली स्टेप्स इन फाइंडिंग आउट एन एंटरप्राइज। ठीक है, मैं वापस से आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट करते हैं कि क्या बिजनेस करना चाह रहे हैं हम लोग। फिर हम लोग क्या करते हैं, किस टाइप का ओनरशिप चाह रहे हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, पार्टनरशिप चाह रहे हैं, कंपनी चाह रहे हैं। फिर हम लोग कहाँ बिजनेस करेंगे वो लोकेट करेंगे। फिर हम लोग उस बिज़नेस में फिनेंसिंग करेंगे उस वेंचर को। फिर हम लोग क्या करेंगे, जितना भी फिजिकल फैसिलिटी लेआउट है उसको हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, जिससे जो भी मेरे को काम करने के लिए ऑब्वियसली ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए तो उसको एक्वायर करेंगे। जो भी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स है, लॉज रेगुलेशन जो भी हम लोगों को गवर्नमेंट ने दिया उसको हम लोग क्या करेंगे, कंप्लाइन करेंगे। और हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, कंपनी को लॉन्च कर देंगे, एंटरप्राइज को लॉन्च कर देंगे। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा अभी तक। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं, जो कि है फेजेस ऑफ बिजनेस। ठीक है, देखिए बिजनेस का सबसे पहला फेज होता है एक्सपेंशन। देखिए एक्सपेंशन में क्या होता है ना, एक्सपेंशन में क्या होता है, बिजनेस सोचता है कि वो अपने अपने हाथ अपनी बाहें कैसे फैलाए, मतलब अपने बिजनेस को कैसे उस लेवल तक ले जाए ताकि उसको बिगर मार्केट शेयर मिले, वो ज़्यादा पैसा कमाए, ज़्यादा रेवेन्यू कमा सके। इस फेज़ में क्या होता है ना, नॉर्मली क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन का, सिंस वो बढ़ा रहता है अपने आप को, तो उसका एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि उसको ज़्यादा लोग चाहिए काम करने के लिए। आपका इनकम भी बढ़ता है क्योंकि आप एक्सपैंड करोगे तो ऑब्वियसली पैसा आपको ज़्यादा ही मिलेगा। प्रोडक्शन, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों के लिए प्रोड्यूस करें, ज़्यादा लोगों के लिए प्रोड्यूस करें तो प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है। और सिंस आपके कस्टमर बेस आपका इंक्रीज़ होता है तो सेल्स भी इंक्रीज़ होता है। नेक्स्ट है पीक। देखिए ये जो एक ऐसा पॉइंट है ना जो एक्चुअली क्या है ना, यहाँ वहाँ स्टार्ट होता है जहाँ एक्सपेंशन एंड होता है। इसमें कंपनी ना बहुत ही डोमिनेटिंग बन जाता है और उसका स्टेबल प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, प्राइसेस में राइज होता है और प्रॉफिट में भी राइज होता है कंपनी का। नेक्स्ट स्टेज है रिसेशन। रिसेशन एक ऐसा फेज है जो पीक पीरियड के बाद आता है। इसमें क्या होता है ना, जो भी प्रोड्यूसर होते हैं सिंस वो लोग पीक प्रेशर पीक लेवल पे रहते हैं, उनको लगता है कि अभी भी उनका प्रोडक्ट हिट है। ग्रेजुअली क्या होता है, डिमांड कम होता है प्रोडक्ट का, तो लेकिन वो लोग ध्यान नहीं देते। लोग क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को बनाते ही जाते हैं और ग्रेजुअली क्या होता है, उनका एक्सेस सप्लाई होता है। तो एक्सेस सप्लाई होने से क्या होता है, प्रोडक्ट का और उसका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का दाम कम होता है, जिससे रीज़न क्या होता है, इनपुट और आउटपुट का डिमांड कम हो जाता है। तो ये क्या स्टेज है, रिसेशन स्टेज। नेक्स्ट है आपका ट्रफ। ट्रफ में क्या होता है ना, जितना भी गुड्स का डिमांड और सप्लाई है ना, वो क्या होता है, अपना लोएस्ट पॉइंट पे होता है। इसमें ग्रोथ रेट जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का नेगेटिव होता है। उस टाइम में ऑर्गेनाइजेशन में इतना भी लिक्विडिटी नहीं होता कि वो अपना डेटर्स को पे करते, और इसके कारण क्या होता है, बैंक उनको फर्दर लोन्स वगैरह नहीं देते। और इस टाइम में क्या होता है, जितनी भी कुछ मेजर वीक ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, वो मार्केट छोड़ देती है या फिर डिजॉल्व हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज है रिकवरी स्टेज। रिकवरी स्टेज में क्या होता है ना, कि आपका बिजनेस एक्टिविटी ना थोड़ा सा इंप्रूव करता है आफ्टर सिवियर ट्रफ स्टेज। मतलब थोड़ा सा कंपनी के लिए कुछ पॉजिटिव न्यूज़ फाइनली आती है, इसमें लोग काम करते हैं और अपना गोल्स को अचीव करने का चेष्टा करते हैं। क्लियर हुआ? तो अपने 5 स्टेजेस पढ़ लिए। क्या क्या 5 स्टेजेस था? फर्स्ट वन वाज एक्सपेंशन, दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, पीक, तीसरा था रिसेशन, चौथा था ट्रफ, और पांचवा था रिकवरी। आई होप अभी तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा मैंने जो भी आपको रिवाइज कराया। नेक्स्ट टॉपिक है स्टार्टअप बिजनेस। देखिए स्टार्टअप बिजनेस का मतलब क्या होता है, इट मीन्स एन एंटरप्राइज विच हैज़ जस्ट स्टार्टेड इन बिजनेस ऑपरेशन। मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसने अभी अभी जस्ट अपना बिजनेस ऑपरेशन स्टार्ट किया, वो क्या होता है, स्टार्टअप बिजनेस होता है। आज के डेट में बहुत सारा स्टार्टअप्स है, बहुत कुछ सक्सेसफुल है, कुछ अनसक्सेसफुल है। अब हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे आज का, जो कि है स्टेजेस इन लाइफ साइकिल ऑफ एन एंटरप्रेन्योर फर्म। एक एंटरप्रेन्योरशिप फर्म जो होता है ना, उसका एक लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टेज उसका बर्थ स्टेज, जब कंपनी फॉर्म होती है। तो उस केस में क्या होता है, हम लोग का ऑब्जेक्टिव होता है कि उस फर्म को इस्टेब्लिश करना, उस फर्म के लिए कस्टमर्स अरेंज करना, और उसके बाद फंड्स अरेंज करना जिससे हम लोग बिजनेस चला सके। फिर होता है ब्रेक थ्रू स्टेज, जिसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन अपना थोड़ा सा बेहतर स्टेज में पहुंचता है, जहाँ पे वो अपना फाइनेंस पे वर्क करता है, प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट करता है, फिर ग्रो भी करता है। और लास्ट है आपका मैच्योरिटी स्टेज। यहाँ पे अपनी पुरानी स्ट्रैटेजीज़ को जो कंपनी है वापस से रिफाइन करती है, उसको कुछ बदलाव लाने की चेष्टा करती है। फिर उसके बाद क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव रहता है कि ग्रोथ को बरकरार रखे और अपने जितने भी आपको जो सक्सेस मिली उस सक्सेस को मैनेज करे। तो फ्रेंड्स आई होप अभी तक मैंने आपको जो भी पढ़ाया था आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। मैं एक बार वापस से आपको दिखा देता हूँ कि मैंने आज क्या रिवाइज करें, एंटरप्रेन्योरशिप में क्या क्या चीज़ कवर की है, ऑलमोस्ट पूरा ही कवर कर लिया है। तो हम लोग क्या क्या पढ़े एक बार फटाक से हम लोग गो थ्रू कर देते हैं, फिर मैं आज की क्लास ओवर कर दूंगा। 2 से 3 बार ये वीडियो देखोगे तो आपका काम हो जाएगा, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आपको। और मैं भी ये चाहता हूँ, इंटायर एसजीसी ये चाहता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था हम लोग चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें पहला टॉपिक था एंटरप्रेन्योर, मैंने आपको बताया। इसमें हम लोग मैनेजर और क्या बोलते हैं एंटरप्रेन्योर का हम लोगों ने डिफरेंस पढ़ा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया हम लोगों को।
फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा है, एंटरप्रेन्योर का क्लासिफिकेशन जिसमें एक इंडिपेंडेंट और एक स्पिन ऑफ होता है। फिर हम लोगों ने चार्ल्स क्लैरेंस डैनहॉफ के दिए गए क्लासिफिकेशन को भी पढ़ा, जिसमें एक इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर होता है, एक होता है इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर, एक होता है फैबियन एंटरप्रेन्योर, एक होता है ड्रोन एंटरप्रेन्योर। बहुत अच्छे से समझ में आ गया था हम लोग को। फिर हम लोग पढ़े थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एंटरप्रेन्योर, जिसमें फॉलोइंग पॉइंट्स, एक था आपका फॉरवर्ड लुकिंग, नेक्स्ट था आपका हार्ड वर्किंग, नेक्स्ट था पैशनेट, चौथा था ऑप्शनेटेड, फिर था कॉन्फिडेंट, फिर था रिसोर्सफुल और फाइनली था पॉजिटिव। फिर मैंने एंटरप्रेन्योरशिप का आपको मतलब बताया कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, जिसमें हम लोगों ने उसका कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा, जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्रिएटिव एक्टिविटी, डायनेमिक प्रोसेस, पर्पसफुल एक्टिविटी, रिस्क एलिमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, गैप फिलिंग फंक्शन, ये सब फॉलोइंग पॉइंट्स थे। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कौन कौन सा पॉइंट्स है जो एंटरप्रेन्योरशिप को अफेक्ट करता है। उसमें मैंने क्या पढ़ा, पॉलिटिकल, जिसको आपको बहुत ही स्मूथली समझाया था मैंने। नेक्स्ट था स्टैट्यूटरी, थर्ड था कैपिटल अवेलेबिलिटी, चौथा था अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, फिफ्थ था लेबर। फिर हम लोग पढ़े एंटरप्रेन्योरशिप का टाइप, जिसमें होता है एक स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स में ग्रोसरी शॉप एग्जांपल था। स्केलेबल स्टार्टअप मैंने एग्जांपल फेसबुक का, इंस्टाग्राम का दिया था। लार्ज स्केल कंपनी में सैमसंग और आपका गूगल के बारे में बताया था। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप मैंने आपको बताया था बहुत सारा कैंपेन्स वगैरह जो रन होता है। फिर इंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है जो एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी विद इन द कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन चलता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरप्रेन्योरशिप। इसको फंड कौन करता है, बिजनेस ही करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने हम लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक को, जिसमें पहला था का कॉर्पोरेट फ्रेमवर्क, सेमी ऑटोनोमस, लैक ऑफ ओनरशिप, सीनियर पोजीशन, लो रिस्क, टेकिंग नॉट ओन बिजनेस। ये सारा पॉइंट्स को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से रिवाइज कर चुके हैं। देखिए जो इंटरप्रेन्योर होता है ना, इसका दो कैटेगरी होता है, एक होता है वेंचर इंटरप्रेन्योर, एक होता है प्रोजेक्ट इंटरप्रेन्योर। वेंचर एंटरप्रेन्योर एक पर्टिकुलर वेंचर में काम करता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, और ये जो प्रोजेक्ट इंटरप्रेन्योर है ना, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में काम करता है। ठीक है, क्या क्या फैक्टर है जो आपका इंटरप्रेन्योरशिप को अफेक्ट करेगा। पहला है मैनेजमेंट सपोर्ट टीम होना जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, रिवॉर्ड्स एंड अप्रिसिएशन, रिसोर्स अवेलेबिलिटी एंड रिस्क टेकिंग, ये सारा पॉइंट्स को मैंने बहुत ही अच्छे से समझा दिया था आपको। फिर इंटरप्राइज बताया था कि इंटरप्राइज का मतलब क्या होता है, कैसा अंडरटेकिंग होता है जो क्या करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी लेता है, इसको इन्वेस्टमेंट का ज़रूरत पड़ता है, उसमें रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ये रजिस्टर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। स्टेप मैंने आपको बताया था कि कैसे आप एक एंटरप्राइज को स्टेबल कर स्टैब्लिश करोगे। सबसे पहले आप जो बिज़नेस करने वाले लाइन ऑफ बिज़नेस वो सोचोगे, फिर आप क्या करोगे, कौन सा ओनरशिप लोगे, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी क्या लोगे। फिर बिज़नेस को आप लोकेट करना, फिर आप क्या करना, वेंचर को फाइनेंस करना। फिर फाइनली क्या करेंगे, आप जो भी डिज़ाइन वगैरह उसका लेआउट वगैरह को देखेंगे। फिर ह्यूमन रिसोर्सेज को हायर करेंगे एक्टिविटी करने के लिए। फिर आप क्या करेंगे, देखेंगे कि सारा स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स जो है कंपनी के ऊपर वो फॉर्म हो रहा है कि नहीं, या इंटरप्राइज के ऊपर। और फिर आप क्या करेंगे, अपना कंपनी को लॉन्च कर दोगे। फिर मैंने आपको फेजेस बताया था बिजनेस में, जिसमें पहला होता है एक्सपेंशन फेज़, फिर पीक फेज़, फिर रिसेशन फेज़, फिर ट्रफ फेज़, और फिर फाइनली रिकवरी फेज़। बहुत अच्छे से समझ में आ गया था। फिर मैंने आपको स्टार्टअप बिजनेस बताया, जो नया बिजनेस स्टार्ट होता है, अपना बिजनेस ऑपरेशन, जो बिजनेस ने अभी स्टार्ट किया उसको क्या बोलते हैं, स्टार्टअप बिजनेस। इसमें मैंने आपको फिर बताया था कि एंटरप्रेन्योरशिप का लाइफ सर्कल को हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें क्या क्या था। पहला था बर्थ स्टेज, जिसमें क्या होता है, कंपनी इस्टेब्लिश होता है, कस्टमर फाइंड आउट करता है और पैसा अरेंज करने का कोशिश करता है। ब्रेक थ्रू में क्या करता है, कंपनी अपना या इंटरप्राइज जो है अपना फिनेंसेस पे काम करता है और प्रॉफिट कमाता है और ग्रो करता है। और फाइनली मैच्योरिटी स्टेज में वो लोग क्या करते हैं ना, अपना पुराना स्ट्रैटेजी को फिर से रिफाइन करता है, ग्रोथ को अचीव करता है, और उसके बाद क्या करता है, उस ग्रोथ को मेंटेन भी करता है। तो आई होप फ्रेंड्स, आज का क्लास जो हम लोगों ने किया उसमें पूरा का पूरा एंटरप्रेन्योरशिप एट अ गो हम लोगों ने रिवाइज कर लिया। लेस देन 45 मिनट्स में हम लोगों ने पूरा का पूरा टॉपिक रिवाइज कर लिया। तो आप एग्ज़ाम के पहले इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा फ्रेंड्स, आपको बुक देखने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मैंने पूरा का पूरा चैप्टर को बहुत ही कॉम्प्रीहेंसिवली इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर कर लिया। तो आपका एंटरप्रेन्योरशिप पूरा अच्छा से रिवाइज हो गया आपका। आई होप आपको आज का क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ गया, और थैंक यू सो मच गाइज। ऑल राइट फ्रेंड्स, आई होप यू पीपल आर डूइंग ग्रेट। माय नेम इज़ अंकित भारद्वाज, और फ्रेंड्स मैं आज आपके लिए वन शॉट रिवीजन लेक्चर लेके आया हूँ ऑफ द टॉपिक मैनेजर्स एंड मैनेजेरियल रोल। फ्रेंड्स ये एक वन शॉट रिवीजन लेक्चर है। इस लेक्चर को बनाने का ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको जो है एक बार में पूरा का पूरा टॉपिक जो है ये रिवाइज हो जाए, रिकॉल हो जाए। फाइन। तो बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं फ्रेंड्स, जिसके साथ क्या होता है कि मतलब घर में वो लोग पढ़ते हैं तो बुक से अगर रिवाइज़ करते हैं तो उनको बहुत बोरिंग फील होता है। कईयों ने तो मुझे ये भी बताया कि पढ़ते पढ़ते वो लोग सो जाते हैं, तो उनका टाइम ना प्रोडक्टिवली यूटिलाइज़ नहीं हो पाता।
और एक प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। जैसे आप पढ़ रहे हैं, आपके घर में अगर आपके कज़न है, सिबलिंग्स है, वो लोग शोर करें तो आपका रिवीजन नहीं हो पाता। तो ये सब प्रॉब्लम्स को देख के, सुन के मैंने ये डिसाइड किया कि मैं आपके लिए ये रिवीजन लेक्चर्स बनाऊंगा। और जितने भी मैंने रिवीजन लेक्चर्स अभी तक बनाए हैं, स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा मतलब रिव्यू आया है, दे हैव थैंक्ड मी अलॉट। तो फ्रेंड्स मैं आपके लिए हमेशा हूँ। तो इस बार भी मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, जिसको हम लोग अभी देखिएगा कम से कम टाइम में एक बार में पूरा का पूरा रिवाइज कर लेंगे। फाइन। तो चलिए आज हम लोग टॉपिक रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो कि है मैनेजर एंड मैनेजेरियल रोल। सबसे पहले भी तो फ्रेंड्स अपने को ये समझना पड़ेगा कि मैनेजर का मतलब क्या है। देखिए क्या लिखा हुआ है, एन इंडिविजुअल हु गेट्स थिंग्स डन थ्रू एंड विद पीपल वर्किंग टुगेदर एज अ फॉर्मल ग्रुप। देखिए मैनेजर का मतलब क्या हुआ, मैनेजर एक ऐसा इंडिविजुअल है, वो क्या करता है ना, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, फाइन, जितने भी आपके लोग जो काम कर रहे हैं, उनके सारे टास्क को ना एक जगह इकट्ठा करना, और जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन का टास्क है उन स्टाफ्स के एफर्ट से उस काम को करवाना, ये एक रोल होता है मैनेजर का। मतलब आपके जितने भी लोग हैं आपके ऑफिस में काम करें, आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, उनके एफर्ट्स को इकट्ठा करके आपके ऑर्गेनाइजेशन टास्क को कंप्लीट करवाने का जो एफर्ट है, जो रोल है, वो किसका होता है, मैनेजर का होता है। समझ में आया। देखिए मैनेजर का क्या क्या रोल होता है। एक मैनेजर का रोल होता है इंटरपर्सनल रोल। इंटरपर्सनल रोल में क्या होता है कि एक फिगर हेड होता है, एक लीडर होता है, लियासन होता है। मतलब इसमें वो क्या होता है ना, मतलब एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करता है मैनेजर। वो क्या होता है, आपकी पूरी टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपकी एंटरप्राइज को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक लीडर की तरह काम कर रहा है। लीडर का क्या रोल होता है, लीडर ना चीज़ों को करके बताता है कि देखो मैं हूँ लीडर, आई एम डूइंग दिस, यू हैव टू फॉलो मी। जितने भी इश्यूज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो उसको रिजॉल्व करता है, लोगों की मदद करता है। आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर कंफर्टेबल कोई नहीं फील कर रहा है, योर मैनेजर शुड बी फ्री इनफ, अप्रोचेबल इनफ कि बाकी लोग आके अपनी प्रॉब्लम्स को उसको एड्रेस कर पाए। समझ में आया। तो ये सब एक इंटरपर्सनल स्किल्स होती है जो कि मैनेजर में होना चाहिए, और ये मैनेजर का रोल होता है। फाइन। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशनल। इंफॉर्मेशनल रोल में क्या होता है, देखिए वो क्या करता है ना, एक मॉनिटर करता है। आज जो जो जितने भी लोग उसके अंडर में काम करे, एज अ सबॉर्डिनेट उसके साथ काम करते हैं, वो उनके काम को क्लोजली मॉनिटर करता है। वो एक डिसेमिनेटर का रोल प्ले करता है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन प्ले करता है, एक स्पोक्स पर्सन का काम करता है। स्पोक्स पर्सन में एज एन मान लीजिए कि वो लोगों की बातों को अपर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के सामने रखता है। वो क्या है, वो ऑर्गेनाइजेशन के जो अपर लेवल पे जो लोग काम करते हैं उसका भी रिप्रेजेंटेटिव है, और वो कहीं ना कहीं जो लोअर लेवल में जो लोग काम करें उनका भी रिप्रेजेंटेटिव है। तो आप ये कह सकते हो कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन का, उनमें काम करने वाले लोगों का स्पोक्स पर्सन है। समझ में आया। डिसीजनल रोल क्या है, देखिए एक एंटरप्रेन्योर की तरह ना एक मैनेजर काम करता है। एक एंटरप्रेन्योर की तरह कैसे काम करता है एक मैनेजर, आपको पता है ना, बहुत से मैनेजर ऐसे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय हैं, लेकिन उनके पास वो फ्रीडम होता है, वो डिसीजन मेकिंग का वो फ्रीडम होता है। कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस को अगर नए ढंग से बनाना है, उसके पास वो फ्रीडम होता है कि वो उन चीज़ों को करे। तो वो काइंड ऑफ एक एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी करता है। ठीक है। डिस्टर्बेंस हैंडलर, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी डिस्टर्बेंस है, कोई भी केओस है, कोई भी हिंड्रेंस है, कोई भी ट्रबल है, तो उसको रिजॉल्व करने का जिम्मेदारी किसके सर पे होता है, किसके कंधों पे होता है, मैनेजर के कंधों पे। मैनेजर ही रिस्पॉन्सिबल होता है कि आपके रिसोर्सेज कितने हैं उसको फाइंड आउट करना, क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए उसको देखना, एस्टिमेशन करना, और उन रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करना, ये भी रोल एक मैनेजर का ही होता है। मैनेजर काइंड ऑफ आप ये बोल सकते हो कि मैनेजर ही रिस्पॉन्सिबल है, आपके रिसोर्सेज अगर ऑप्टिमम लेवल पे बेस्ट पॉसिबल मैनर पे यूटिलाइज हो, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मैनेजर का ही है। और मैनेजर कहीं ना एक नेगोशिएटर की तरह काम करता है, बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। आज मान लीजिए बिजनेस के लिए कोई ऑर्डर लेने जाना है या बिजनेस डीलिंग्स के लिए जाना है, तो उसके लिए भी आपको मैनेजर ही चाहिए होता है। आज एम्प्लॉयज़ के लिए, एम्प्लॉय से काम करना है, कैसे काम कराना है, किस ढंग से काम कराना है, उन सब का भी नेगोशिएशन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी मैनेजर का ही होता है। तो मैनेजरियल रोल्स हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट क्या है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैनेजर का क्या रोल है और मैनेजर होता क्या है। अब हम लोग चलेंगे मैनेजरियल रोल्स, तो हम लोग पढ़ ही लिए, हम लोग अब चलेंगे मैनेजमेंट की तरफ। मैनेजमेंट का मतलब क्या, एक बार देखिए पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज़ एंड एफर्ट्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन टू डिसाइड एंड अकॉम्प्लिश डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। देखिए क्या है मैनेजमेंट का मतलब, क्या है मैनेजमेंट, एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे टोटल 5 एक्टिविटीज़ जो है उसके अंदर आ जाती है। क्या क्या, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये 5 एक्टिविटीज़ को कंडक्ट कराने का प्रोसेस ही क्या मैनेजमेंट है।
मैनेजमेंट करता क्या, मैनेजमेंट में मैनेजमेंट कौन फॉलो करता है, मैनेजर फॉलो करता है। उसका रोल क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है मैनेजमेंट के अंदर। मैनेजमेंट क्या रोल बताता है, मैनेजमेंट ये करता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी ग्रुप ऑफ लोग जो काम कर रहे हैं, ठीक है, उनका जितना भी एफर्ट्स है, उन एफर्ट्स को इकट्ठा करके जो भी ऑर्गेनाइजेशन का डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना, ये क्या होता है, मैनेजमेंट का रोल होता है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया मैनेजमेंट क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये सारा का सारा जो 5 फंक्शन है, इस 5 फंक्शन को एग्जीक्यूट करने का जो प्रोसेस है वो क्या है, मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट क्या करता है, जितने भी आपके लोग हैं, उन ग्रुप ऑफ वर्कर्स जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उनके एफर्ट्स को क्या करना, उनके एफर्ट्स से जितने भी ऑर्गेनाइज ऑब्जेक्टिव है, जितने भी डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन के उनको क्या करना, उनको अचीव करना। ठीक है, मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, देखिए सबसे पहला तो मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड होता है। देखिए आप कोई भी मैनेजरियल एक्टिविटी कर रहे हो ना, उसके पीछे आपका एक डिजायर्ड गोल जरूर होना चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट अपने आप में एक पर्पसफुल एक्टिविटी है। अगर आप मैनेजमेंट बिना कोई पर्पस के कर रहे हो, ऐसे ही बस मैनेजमेंट कर रहे हो, तो मैनेजमेंट है ही नहीं। मतलब कहने का मतलब है ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। अगर आपका गोल है, कोई पर्पस है, तभी मैनेजमेंट हो रहा है, नहीं तो फिर वो मैनेजमेंट नहीं है। ठीक है, वो टाइम पास है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल। देखिए मैनेजमेंट क्या होता है ना, एक यूनिवर्सल, एक पर्वेसिव मेथड है, एक पर्वेसिव प्रोसेस है। कोई ज़रूरी नहीं है कि खाली आपके बिजनेस में मैनेजमेंट का ज़रूरत पड़ता है, आपके घर में भी मैनेजमेंट का ज़रूरत पड़ता है, एक इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए भी मैनेजमेंट का ज़रूरत पड़ता है, कोई सोशल गैदरिंग होता है, शादी, बर्थडे पार्टी, इसको भी ऑर्गेनाइज करने के लिए एक मैनेजमेंट का ज़रूरत पड़ता है। आप जो पढ़ाई कर रहे हो, अपने आप को कहीं ना कहीं मैनेज कर रहे हो, तो वो भी मैनेजमेंट है। तो बिजनेस में भी क्या है ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही आदमी मैनेज कर रहा है, सभी लोग हैं, चाहे वो स्टाफ हो, चाहे वो लेबर हो, कहीं ना कहीं मैनेजरियल एक्टिविटी में सब इन्वॉल्व है। You require management activities at upper level, middle level, as well as lower level. So management is a universal process. It is required at each stage, every sector, every stage of organization, both business and non-business. समझ में आया? Very nice. ये क्या है, यूनिफाइंग फोर्स है। यूनिफाइंग फोर्स का मतलब मैनेजमेंट ना एक इनटेंजिबल एक्टिविटी है। ठीक है, मैनेजमेंट को आप देख नहीं सकते, आप काइंड ऑफ महसूस कर सकते हैं सिर्फ, यू कैन नॉट टच मैनेजमेंट, राइट। इट्स अ स्किल ओरिएंटेड, इट्स अ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। समझ में आया? तो ये एक यूनिफाइंग फोर्स है, जो आप एक एनर्जी के थ्रू काम के करने के तरीके को देख कर आप ये काइंड ऑफ फील कर सकते हो कि ये मैनेजमेंट है। समझ में आया? Group activity, group management is never an individual activity, it's always a group activity, because when you are managing the organization, you are not just managing one thing, you are managing group of people who are working for that particular organization to achieve the desired objective of the organization. कहने का मतलब ये ज़्यादा इंग्लिश हो गया ना, ठीक है, मैं आपको सिंपल हिंदी में समझा देता हूँ। बेसिकली क्या है ना, ग्रुप एक्टिविटी का मतलब ये हुआ कि मैनेजमेंट क्या है ना, कभी भी ना एक सिंगल प्रोसेस ओरिएंटेड एक्टिविटी, मतलब सिंगल चीज़ को आप मैनेज नहीं करते हो। जो आप मैनेज करते हो ना बिजनेस को, आप पूरा बिजनेस का एक्टिविटीज़ को मैनेज कर रहे हो। और एक आदमी कोई भी बिजनेस एक्टिविटी को पूरा कर सकता है क्या? यू नीड ग्रुप ऑफ पीपल जो कि बिजनेस एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करे। तो मैनेजर का एक रोल ही यही होता है कि वो क्या करता है, जितने भी मैनेजर्स हैं ना, जितने भी मतलब आपके एम्प्लॉयज़ हैं ना, उनको मैनेज करे, उनके एफर्ट्स को मैनेज करे। तो काइंड ऑफ मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। नेक्स्ट है कंटिन्यूस प्रोसेस। देखिए मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। कैसे कंटिन्यूस प्रोसेस है मैं आपको बताता हूँ। कोई एक दिन ऐसा नहीं है कि आज मैनेजमेंट करेंगे कल नहीं करेंगे, नथिंग लाइक दैट। अगर आपके अपने बिजनेस को अच्छे से चलाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली अपने बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए ये क्या है ना, ये एक काइंड ऑफ आप ये बोल सकते हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, परसिवरेंस चाहिए इसके लिए, आपको रोज करना पड़ेगा, डिसिप्लिन्ड प्रोसेस है। समझ में आया? आर्ट एज आर्ट एज वेल एज साइंस। मैनेजमेंट आर्ट भी है, क्योंकि देखिए मैनेजमेंट के लिए क्रिएटिविटी का ज़रूरत है। मैनेजमेंट एक थिंकिंग प्रोसेस भी है, क्योंकि मैनेजमेंट का एक फंक्शन है प्लानिंग, जो कि फुली इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। तो यू विल बी नीडिंग लॉट ऑफ थॉट प्रोसेस, ताकि वो एक्टिविटी कर सको। हर एक मैनेजर का ना अपना काम करने का स्टाइल होता है, ठीक है, अपना एक वे होता है करने का। एक आर्टिस्ट की तरह एक मैनेजर परफॉर्म करता है, क्योंकि आपको पता है, आपको जब अपने एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना होता है तो एम्प्लॉयज़ बहुत तरीके के होते हैं। कोई बहुत सॉफ्ट स्पोकन होता है, कोई बहुत आउटरेजियस होता है, कोई बहुत एक्सट्रोवर्ट होता है, बहुत कोई इंट्रोवर्ट होता है। तो आपको इतने वेराइटी ऑफ लोगों को आपको मैनेज करके चलना है। बिजनेस एक्टिविटी भी कोई एक तरह का नहीं होता है, दे कैन बी लॉट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। तो एक मैनेजर को ना हर स्टाफ को हर एक बिजनेस एक्टिविटी को ना बहुत ही प्यार से, बहुत ही पेशेंस के साथ करवाना पड़ता है सारी एक्टिविटी को, और हैंडल करना पड़ता है हर एक सिचुएशन को। तो यू हैव टू बी एन आर्टिस्ट टू बी अ मैनेजर। समझ में आया? तो एक आर्ट है मैनेजमेंट। और साइंस क्या, बच्चे साइंस कुछ प्रिंसिपल्स और साइंटिफिक फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है, मैनेजमेंट भी ना सर्टेन प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है।
इसमें भी जैसे साइंस में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, वैसे मैनेजमेंट में भी जो है ना आपका काइंड ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। समझ में आया? तो इससे क्या होता है ना, आप ये बोल सकते हो कि मैनेजमेंट आर्ट भी और साथ ही साथ क्या है, साइंस भी है। ठीक है, नेक्स्ट है मल्टी डायमेंशनल। देखिए मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल कैसे, कोई एक चीज़ को आप मैनेजमेंट नहीं बोल सकते, इसका वेरियस डायमेंशंस है। परचेज डिपार्टमेंट को मैनेज करने का अलग क्वालिटी होता है, सेल्स डिपार्टमेंट को मैनेज करने का अलग क्वालिटी होता है, एचआर डिपार्टमेंट को मैनेज करने का अलग क्वालिटी होता है, स्टाफ को हैंडल करने का अलग क्वालिटी होता है। मतलब यू विल बी नीडिंग, मैनेजमेंट हैज गॉट लॉट ऑफ विंग्स, समझ में आया, इट हैज गॉट लॉट ऑफ डायमेंशंस। आप कोई एक पर्टिकुलर वर्ड में ना इसको समेट के नहीं रख सकते मैनेजमेंट को, इट हैज गॉट लॉट ऑफ, इट्स अ मल्टी डायमेंशनल थिंग। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो हम लोग को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया। क्लियर? तो अपने आगे बढ़ते चलिए। हम लोग क्या क्या पढ़ लिए एक बार देखते हैं। हम लोग पढ़ लिए हैं मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लिए, फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, मैनेजेरियल रोल पढ़ लिया, बहुत अच्छे से पढ़ लिया हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा मैनेजमेंट का मीनिंग, जो कि बहुत मज़ा आया हम लोगों को पढ़ के। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, जिसमें मैंने आपको सारा कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिया मैनेजमेंट का। अब हम लोग पढ़ेंगे मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस। क्या पढ़ेंगे हम लोग, मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस। ठीक है, सबसे पहले अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल। देखिए एक होता है एम्प्लॉयज़ का इंडिविजुअल गोल और एक होता है ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल गोल। तो मैनेजमेंट क्या करता है ना, इस एक मैनेजर का रोल क्या होता है, वो सारे एम्प्लॉयज़ को काइंड ऑफ इस ढंग से तैयार करता है, इस ढंग से उनसे काम करवाता है कि उनका सारा गोल एक जगह इकट्ठा होकर ये हो जाए कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल कैसे अचीव किया जाए। तो कहने का मतलब एक मैनेजर का रोल यही होता है कि वो सारे जो लोग हैं ना, जो सारी टीम है ना, जितने भी ग्रुप ऑफ पीपल है ना, उनसे ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कराए। मतलब देयर मेन रोल इज द मेन रोल ऑफ द मैनेजर इज द मेन रोल ऑफ द मैनेजमेंट इज कि वो जितने भी कॉमन गोल्स है ना उसको अचीव कराए। और कॉमन गोल क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल। समझ में आया? नेक्स्ट है इंक्रीज इन एफिशिएंसी। देखिए मैनेजर का काम ही यही है कि कोई भी तरीके से वो किसी भी तरीके से वो क्या करे, जितना भी काम है ना वो इफेक्टिव मैनर से करवाए। ठीक है, कॉस्ट मिनिमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो मैनेजर का। मैनेजर ही क्या करता है, जितने भी सप्लायर्स होते हैं, जितने भी वेंडर्स होते हैं, काइंड ऑफ ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेगोशिएशन एंड ऑल। तो उसका टास्क ही ये रहता है कि जितने भी रॉ मटेरियल्स और इनपुट्स हैं उनको ना कम से कम दाम में खरीदे विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी, और साथ ही साथ अपना प्रोडक्शन प्रोसेस को ना इतना अच्छा से डिज़ाइन करे कि ना वो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव हो, जिससे कि आपका जो आउटपुट तैयार होना वो बहुत ही अच्छा क्वालिटी का आउटपुट तैयार हो, कस्टमर को मज़ा आ जाए वो यूज़ करके, साथ ही साथ क्या है एकदम रीजनेबल प्राइस में कस्टमर को मिले। इससे क्या होगा, कस्टमर भी खुश रहेगा कि प्रोडक्ट भी बढ़िया मिल गया उसको, साथ ही साथ दाम भी उसको एकदम सही रेट पे मिल गया। जिससे क्या होगा, आपके कस्टमर हमेशा सेटिस्फाइड रहेंगे, आपको आपके कस्टमर को रिटेन करने में बहुत ही आसानी होगी क्योंकि आपके कस्टमर्स लॉयल रहेंगे आपके साथ। समझ में आया? नेक्स्ट, साउंड ऑर्गेनाइजेशन। एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आपके मैनेजर को बहुत ही पॉलिश्ड होना पड़ेगा। एक मैनेजर ही रिस्पॉन्सिबल है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को एकदम फ्लॉलेस कैसे चलाया जाए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मैनेजमेंट का। सर्वाइवल एंड ग्रोथ। देखिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में फंड करने वाले लोग तो ओनर्स होते हैं, लेकिन चलाने वाले तो मैनेजर्स ही होते हैं। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल, वो कैसे बिजनेस में सर्वाइव कर रहा है और कैसे ग्रो कर रहा है, ये पॉलिसीज के ऊपर डिपेंड करेगा, किस ढंग से आप काम करें उसके ऊपर डिपेंड करेगा। पॉलिसीज बनाना और काम करना किसका काम है, मैनेजर्स का। समझ में आया? नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। देखिए एम्प्लॉयज आर द बैकबोन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जितने अच्छे क्वालिटी के एम्प्लॉयज होंगे उतना अच्छा आपका ऑर्गेनाइजेशन होने वाला है। क्या बोला मैंने बोला एम्प्लॉयज आर द बैकबोन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जितने ज़्यादा स्किल्ड पॉलिश्ड एम्प्लॉयज आपके पास होंगे, जितने ज़्यादा आपके एम्प्लॉयज लॉयल होंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उतना ही स्मूथली आपका ऑर्गेनाइजेशन चलने वाला है। तो मैनेजर का ये रोल होता है कि अपने काम को इस ढंग से करे, अपना जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं ना उनको खुश रखना, जिससे बिजनेस एक्सपैंड हो। बिजनेस एक्सपैंड होगा तो और भी विंग्स खुलेंगे बिजनेस के, उनको और भी स्टाफ्स का ज़रूरत पड़ेगा, जिससे काइंड ऑफ क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक्टिविटी इनिशिएट होगा और अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम रिजॉल्व होगा। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ नेशन। देखिए एक मैनेजर ही ऑर्गेनाइजेशन को चलाता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन को एक बहुत प्रॉपर ढंग से चलाए, इससे क्या होगा, काइंड ऑफ जितने मैनेजर्स बनेंगे ना उतना बिजनेस बढ़ेगा। जितने मैनेजर्स अपने एक्टिविटी को कन्फाइंड और बेटर करेंगे उतना अच्छा से बिजनेस चलेगा, और जितना अच्छा से बिजनेस चलेगा उतना इकोनॉमी अपना क्या होगा, स्ट्रांग होगा, और इकोनॉमी स्ट्रांग होगा तो अपना नेशन का डेवलपमेंट तो होगा ही।
और मैंने आपको बता दिया डेवलपमेंट ऑफ नेशन मैंने 2 बार लिख दिया, 4 बार भी लिखो तो क्या फ़र्क पड़ता है, अपने को नेशन को तो डेवलप करना ही है। तो आप इसको एक ही बार लिख दीजिएगा, मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ नेशन एक ही बार लिख दीजिएगा, फाइन। तो अपना ये 7 पॉइंट हो गया। तो एक बार फटाफट हम लोग गो थ्रू कर लेते हैं कि हम लोग आज क्या क्या पढ़े। हम लोग पढ़ रहे थे मैनेजर एंड मैनेजेरियल्स रोल। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मैनेजर का क्या रोल होता है, मैनेजर क्या होता है, मैनेजर क्या करता है। फिर मैंने आपको मैनेजेरियल रूल्स के बारे में बताया जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर मैंने आपको क्या बताया था, मीनिंग मैनेजमेंट का बताया था कि मैनेजमेंट क्या करता है, प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, ये सब सारा जो एक्टिविटी उसका प्रोसेस ही मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट करता क्या है, सारे जितने भी आपके ग्रुप ऑफ वर्कर्स हैं उनसे डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करवाता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था मैनेजमेंट का कि जिसमें वो क्या होता है, ग्रुप एक्टिविटी होता है, साथ ही साथ यूनिवर्सल होता है, एक यूनिफाइंग फोर्स है, सोशल प्रोसेस है, ग्रुप एक्टिविटी। सोशल प्रोसेस शायद मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, वापस से अभी कर देता हूँ। सोशल प्रोसेस का मतलब होता है कि एट द एंड ऑफ द डे कि कौन किसको मैनेज करता है, एक ह्यूमन बींग को मैनेज करता है, राइट। तो यू हैव टू बी लाइक यू हैव टू क्रिएट दैट रिलेशनशिप कि आपके एम्प्लॉयज़ ना बाउंड हो जाए आपके साथ, अच्छा बॉन्डिंग बनाने के लिए। तो वो एक प्यार से काम कराना, एक बहला के फुसला के खुश रख के काम कराना भी एक आर्ट है। तो एक मैनेजर को ना इसमें महारत हासिल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये ग्रुप एक्टिविटी पढ़ लिया, कंटिन्यूअस प्रोसेस पढ़ लिया, आर्ट वेल साइंस मैंने आपको बताया था, आर्टिस्ट होना है, साइंटिस्ट भी होना पड़ेगा, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल भी मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको क्या बताया, मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, जो कि मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया, एक एक पॉइंट को एकदम मज़े से आपको एक्सप्लेन किया है। तो आप देखिएगा, आप ये सुनिएगा बहुत अच्छे से, आपको फटाफट याद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का जो रिवीजन क्लास है बहुत अच्छे से समझ में आया। देखिए, आपने देखा होगा लेस देन 15 मिनट्स में हम लोगों ने ये रिवीजन टॉपिक इतने अच्छे से रिवाइज कर लिया कि आप 2-3 बार देखोगे ना तो मतलब आप तो एकदम मतलब बुक ही लिख दोगे मैनेजर इस रोल पे, राइट। आई एम जस्ट किडिंग। तो देखिए, आप ये वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। आपको बुक छूने का ज़रूरत ही नहीं है, कभी कभार अगर मन होगा तो देख लीजिएगा। हाँ, एग्ज़ाम के पहले एक बार देख लीजिए ताकि थोड़ा सा डिटेल में आप चीज़ों को गो थ्रू कर पाए, लेकिन बार बार आपको देखने का ज़रूरत नहीं। जब भी आपको लगे कि आप कुछ भूल रहे हैं इस टॉपिक को, तो फटाक से फ़ोन निकालिएगा, ईयरफोन निकालिएगा और एकदम मस्ती से वीडियो को देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। फाइन, थैंक यू सो मच। और इससे रिलेटेड नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा। फाइन, थैंक यू। ऑलराइट फ्रेंड्स, आई होप यू पीपल आर डूइंग ग्रेट। माय नेम इज़ अंकित भारद्वाज। और फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है एक टॉपिक रिवाइज करेंगे जिसका नाम है ऑटोमेशन एट वर्क प्लेसेस। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए वन शॉट रिवीजन लेक्चर लेके आया हूँ जिसके थ्रू आप मतलब एक बार में ये पूरा का पूरा टॉपिक रिवाइज कर लेंगे। तो आप जब भी कभी फ्री हो, आपको बुक से पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, डोंट वरी, स्ट्रेट अवे अपना फ़ोन निकालो, ईयरफोन्स लगाओ और स्ट्रेट अवे ये वीडियो देखना और सुनना स्टार्ट कर दो। आप देखिएगा, आप फटाफट ये जैसे ही वीडियो देखेंगे आपको सारे के सारे पॉइंट्स ना रिकॉल होने स्टार्ट हो जाएंगे और आपको बहुत अच्छा फील होगा, बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे। फाइन। तो जब भी आपको बुक से पढ़ने का मन नहीं करे, घर में डिस्टर्बेंस है, पढ़ाई नहीं हो रही, स्ट्रेट अवे वीडियो देखो, सुनो, आपको देखिएगा पूरा का पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। फाइन। तो चलिए हम लोग स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं रिवाइज करना आज का टॉपिक, जो कि है ऑटोमेशन एट वर्क प्लेसेस। फाइन। सबसे पहले मैकेनाइजेशन क्या होता है उसके बारे में अपने रीड करते हैं। क्या लिखा है, देखिए, मैकेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग मशीन्स इन प्लेस ऑफ ह्यूमन लेबर्स। देखिए, मैकेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है ना जहाँ पे ना आप वो आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं कि आप चाहते हो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में ना सारा का सारा काम जो है ना, वो सारा का सारा काम जो है वो मशीन से हो। मतलब यू आर रिप्लेसिंग मशीन्स बाय ह्यूमन। समझ में आ, यू आर रिप्लेसिंग ह्यूमन बाय मशीन रादर। कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आइडियोलॉजी है कि हम ना ह्यूमन रिसोर्स नहीं यूज करके हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मशीन ओरिएंटेड प्रोसेस रखेंगे, ताकि क्या मेरे ऑर्गेनाइजेशन में सारा का सारा काम ना मशीन ओरिएंटेड हो, ना कि ह्यूमन ओरिएंटेड। समझ में आया। तो ह्यूमन लेबर को रिप्लेस करके आप क्या कर रहे हो, आप मशीन ला रहे हो ताकि आपका मशीन ही वो सारा चीज़ हैंडल करे। आप देखिएगा बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ है जो कि ना इस आइडियोलॉजी को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली फॉलो करती है। जैसे फॉर एग्जांपल चाइनीज़ कंपनीज जो है वो रोबोट्स वगैरह बना रही है। रोबोट्स का क्या काम होगा, रोबोट्स वही काम करेंगे जो कि ह्यूमन बींग करते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप रोबोट को ना जितना चाहे आप काम करा सकते हो, लेकिन ह्यूमन बींग्स का तो लिमिटेशन है ना। तो ये इस टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, वो लोग इस आइडियोलॉजी को फॉलो करती है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन लेबर को ना यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा मशीन्स को यूज़ करना। ठीक है। नेक्स्ट है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ यूजिंग डिवाइसेस दैट परफॉर्म्स ब्रेन वर्क। देखिए, आपने सुना ही होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, राइट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, एक ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करता है।
वो ह्यूमन ब्रेन नहीं होता, लेकिन सारा फंक्शन उसका ह्यूमन ब्रेन वाला है। डिसीजन लेना, स्मार्ट थिंकिंग करना, ये सारा का सारा फंक्शन है। तो ऑटोमेशन का मतलब क्या है कि ऐसा डिवाइस, ऐसा प्रोसेस जो कि जिससे हम लोग क्या करें, उन डिवाइसेस को यूज़ करें जिससे क्या करें, वो सारा डिवाइसेस क्या कर रहा है, ह्यूमन ब्रेन फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है। जो भी ब्रेन वर्क्स है वो सारा कौन परफॉर्म कर रहा है, वो पर्टिकुलर डिवाइस ही परफॉर्म कर रहा है। अभी आपने सुना है, आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ दिस टेस्ला कार, जिसमें ड्राइवर का ज़रूरत नहीं पड़ता, सारा चीज़ जो है वो गाड़ी अपने आप ही चल जाता है बिना कोई ड्राइवर के। तो ये सब क्या, ये परफेक्ट एग्जाम्पल है ऑटोमेशन का, मतलब ऑटोमेटिक सब कुछ हो रहा है। ब्रेन भी अपना क्या ऑटोमेटिक डिवाइस है ना, अपने आप काम करता है। जैसे आपका थॉट्स वगैरह अपने आप आता रहता है दिमाग में, वैसे ही क्या है ना, ऑटोमेटिक डिवाइसेस ऐसा होता है ना जो वो एक ब्रेन की तरह काम होता है। मतलब आपका कोई, मतलब आपको कोई सेंस ही नहीं आपको करने का और कुछ। या मान लीजिए आपने कंप्यूटर स्टार्ट कर दिया, आपने बटन दबाया, बाकी काम कंप्यूटर अपने आप स्टार्ट हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रहा है उसका। जैसे मशीन है, मशीन आप ऑन कर दिए, बाकी काम मशीन खुद ही कर ले रहा है। वैसे ऑटोमेशन डिवाइसेस का ये एग्जांपल हुआ कि जितना भी ब्रेन एक्टिविटी वो खुद ही कर लेता है, ठीक है। देखिए ऑटोमेशन और मैकेनाइजेशन में कुछ डिफरेंस, उसको आप अपने से अच्छे से पढ़ लीजिएगा कॉम्प्रिहेंसिवली। क्या था बेसिक में, देखिए मीनिंग तो मैंने आपको बताया ही था कि मैकेनाइजेशन में हम लोग मशीन ज़्यादा यूज़ करते हैं ह्यूमन लेबर की जगह। ऑटोमेशन में हम लोग ऐसा डिवाइसेज यूज़ करते हैं जो कि ह्यूमन ब्रेन वाला काम करते हैं। जैसे मैं कंप्यूटर यूज़ करता हूँ, लैपटॉप यूज़ करता हूँ, ये सब क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर हम यूज़ करते हैं, सब ऑटोमेशन का परफेक्ट एग्जाम्पल है। मैकेनाइजेशन में खाली मशीन ज़्यादा यूज़ होता है, लेबर कम। नेचर ऑफ वर्क देखिए, हाई जितना भी ज़्यादा टेक्निकली साउंड ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो ना ऑटोमेशन की तरफ ज़्यादा जाता है। और जो मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस है, वो लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं कि मैकेनाइजेशन में जाए। एग्जांपल मैंने दे दिया, इसके भी वेरियस स्टेजेस, आप एक बार देख लीजिएगा इसको। इवोल्यूशन देखिए, 3 मेन स्टेज होता है। पहला होता है मैकेनाइजेशन, दूसरा ऑटोमाइजेशन, और द थर्ड स्टेज है, मैं इसको थर्ड लिख देता हूँ यहाँ पे, थर्ड है फुली सेल्फ ड्रिवन सिस्टम। देखिए मैकेनाइजेशन में पहले, सबसे पहले तो क्या होता है, मैकेनाइजेशन में होता है कि ना आप क्या कर रहे हो, धीरे धीरे अपने ह्यूमन फोर्सेस को हटा के आप क्या कर रहे हो, अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको क्या कर रहे हो, फुल्ली आप क्या कर रहे हो, काइंड ऑफ नॉट फुल्ली, आप कोशिश कर रहे हो कि कॉम्प्रिहेंसिवली आप ज़्यादा मशीन यूज़ करो ना कि ह्यूमन लेबर। तो ये पहला स्टेज हुआ। दूसरा में आप क्या कर रहे हो ना, आप जैसे आपको पहला स्टेज में ना ह्यूमन बींग का ज़रूरत पड़ेगा। क्यों ह्यूमन बींग का ज़रूरत पड़ेगा, मशीन तो आप लगा ले, लेकिन उसको मशीन को चलाना किसको, ह्यूमन बींग को। खुद से तो मशीन ऑन नहीं हो जाएगा, और आपको मॉनिटर करने के लिए भी ह्यूमन बींग्स चाहिए। नेक्स्ट ऑटोमेशन में क्या होगा ना, कि पहला स्टेज में जो थिंकिंग प्रोसेस वाला जो काम ह्यूमन बींग्स कर रहा था, यहाँ पे ऑटोमेशन में क्या होगा ना, काम जो करेगा वो कौन करेगा, ह्यूमन बींग्स नहीं करेंगे, वो थिंकिंग प्रोसेस भी मशीन ही करेगा। समझ में आया, कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, ये सब मशीन का ही काम है। समझ में आया। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक कर देना। फिर भी आपको कुछ मतलब ज़रूरत पड़ेगी कि उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो आपको ह्यूमन बींग्स चाहिए देखने के लिए। तीसरा है फुली सेल्फ ड्रिवन सिस्टम। इसमें ना आपको ह्यूमन बींग का 1% भी ज़रूरत नहीं है। ये सिस्टम खुद से स्टार्ट होगा, खुद से ऑफ होगा, इसका अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो ये खुद से ही ठीक हो जाएगा। मतलब इट्स फुली सेल्फ ड्रिवन एंड कंट्रोल सिस्टम। समझ में आया। तो आप देखे होंगे, आप ये तीनों स्टेज में एक चीज़ देखेंगे, ह्यूमन बींग का जो यूज़ है ना, ह्यूमन फोर्स का जो यूज़ है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। बात समझ में आया। आपको मैकेनाइजेशन में अभी भी ह्यूमन बींग का ज़रूरत पड़ेगा, ज़्यादा भली मशीन का ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन ज़रूरत पड़ेगा। ऑटोमेशन में देखिए और ज़्यादा कन्फाइंड हो जा रहा है मशीनरी से, और भी ज़्यादा आप वो एक्टिविटी भी आप मशीन से करा रहे जो एक्टिविटी ह्यूमन बींग से कराते हैं, जैसे थिंकिंग प्रोसेस एंड ऑल। फिर नेक्स्ट जो है फुली सेल्फ ड्रिवन, इसमें तो आपको ज़रूरत ही नहीं है ह्यूमन बींग्स का। यहाँ पे पूरा का पूरा जो एक्टिविटी है वो कौन करेगा, आपका सिस्टम ही करेगा, ठीक है। मैकेनाइजेशन का एडवांटेज क्या है, देखिए पहला तो ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा लो होता है इसका। क्या बोला मैंने, मैकेनाइजेशन में जो आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है, ठीक है। दूसरा एक्यूरेट काम होता है, मशीन से आपको पता है, कंप्यूटर, लैपटॉप, आप कैलकुलेटर से कुछ भी कैलकुलेट करो, आपको एक्यूरेसी का प्रोबेबिलिटी हमेशा 100% मिलता है ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है मशीन्स में ना गलतियाँ होने का चांसेस कम होता है इन कंपेयर टू ह्यूमन बींग्स। तो एक्यूरेसी, एफिशिएंसी भी होता है, आपको पता है ना, मशीन चिट चैट वगैरह नहीं करती। ह्यूमन बींग्स का आदत होता है काम करके 10 मिनट के लिए ब्रेक ले लिए, चाय पीने चले गए इधर उधर। मशीन डोंट रिक्वायर ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, देखिए एक स्टैंडर्डाइजेशन होता है, आप एक प्रॉपर स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द स्किल्स ऑफ, अकॉर्डिंग टू द पावर ऑफ द मशीनरी, ठीक है। इफेक्टिव कंट्रोल आपका रहता है, क्योंकि देखिए मशीनरी इमोशनल नहीं होता, ठीक है। ह्यूमन बींग को आपको कंसोल करना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है, मशीनरी डोंट रिक्वायर दोज थिंग्स, ठीक है। तो आपका कंट्रोल रहता है मशीनरी पे ज़्यादा। क्वालिटी ऑफ वर्क, ऑब्वियसली आपका क्वालिटी ऑफ वर्क जो है ना मैकेनाइजेशन के कारण इंप्रूव होता है, ठीक है। डीमेरिट्स क्या है, देखिए हेवी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि देखिए मशीनरी कोई सस्ता नहीं आता, यू रिक्वायर लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो ये एक बहुत बड़ा इसका प्रॉब्लम है। वेस्ट,
मशीनरी में वेस्ट का क्या, आप जैसे मान लीजिए अगर आपका प्रॉपर कंट्रोल नहीं हुआ, आपने सिस्टम को मैकेनाइज कर दिया, तो आपका वेस्ट होने का कारण बहुत ज़्यादा हो सकता है। कोई टेक्निकल ग्लिच हो गया मशीनरी में, इसके कारण आपका मतलब बहुत पैसा भी वेस्ट होगा, रिसोर्सेज भी वेस्ट होगा। रिट्रेंचमेंट प्रॉब्लम अगेन रिलेटेड टू रिपेयर्स एंड ऑल। ऑब्सोलेंस, आप कल को अगर पूरा काम करने लायक नहीं हुआ तो आपको फिर वो आपके लिए वो एक स्क्रैप की तरह ही रह जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए पावर फेलियर हो गया, तो आपको पता है मशीन्स वगैरह इलेक्ट्रिक से चलती है, पावर से चलती है, अगर वो नहीं है तो काम भी नहीं होगा। अर्जेंट बेसिस पे अगर मान लीजिए आपको काम कराना है और आपका मशीनरी को, एक मशीनरी ना एक पर्टिकुलर पैटर्न से काम करती है। अगर कोई मशीनरी में 4 घंटा लगता है प्रोसेसिंग में, तो 4 ही घंटा लगेगा। ह्यूमन बींग भले हो सकता है ज़्यादा एफर्ट्स दे के एक्स्ट्रा एनर्जी से काम करके जल्दी काम करते हैं, बट मशीनरी के साथ ऐसा नहीं है। मशीनरी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही काम करती है। तो अगर आपको अर्जेंट बेसिस पे काम कराना है और कोई रीज़न है आपकी मशीनरी वर्क करिए, तो आपका काम अटक जाएगा, ठीक है। ऑटोमेशन का एडवांटेज क्या है, देखिए हायर प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली, क्योंकि प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे थिंकिंग प्रोसेस सब कुछ आपका सिस्टम ही कर रहा है, ठीक है। क्वालिटी बेटर होना ही है, क्योंकि आपका क्वालिटी का स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गया। लो कॉस्ट लगता है, क्योंकि देखिए आपको उसको ट्रेन नहीं करना पड़ता, आपको डेवलपमेंट करने का रेगुलर बेसिस पे ज़रूरत नहीं है। आपका सिस्टम फुली काइंड ऑफ क्या है, ऑटोमेटेड है। ह्यूमन बींग्स को तो ट्रेनिंग देना पड़ता है, स्किल्स ओरिएंटेड, ये वो हेन तेन, उसको छुट्टी रेगुलर, उसका मतलब क्या बोलते हैं सैलरी बढ़ाना, ये वो, तो काइंड ऑफ एक्सपेंसेस आपके कम हो जाते हैं, लोअर जॉब सेटिस्फैक्शन। सिंस आपका सिस्टम फुली अपने आप से ही काम करे, तो आपको ना बहुत जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है, बर्डन नहीं रहता है, और आपका कंट्रोल भी बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। इसका डीमेरिट्स क्या है, अगर इन्वेस्टमेंट, सिंस आपको ये भी तो क्या है, ऑटोमेशन सर्विस में इनिशियली आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है। हो सकता है ग्रेजुअली आपका कॉस्ट कम हो जाए, लेकिन इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आपको आपके जो डिवाइसेस है उसको आपको रेगुलर बेसिस पे क्या करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है, रिपेयर करना पड़ता है, इससे आपका कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगता है। कभी कभी क्या होता है, आप जैसे मान लीजिए आप धीरे धीरे ऑटोमेशन कर रहे हैं, तो आप ह्यूमन फोर्सेस को कम करते जा रहे हैं, तो जितने भी यूनियंस हैं, स्टाफ की, लेबर यूनियंस, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब ऑपोजिशन क्रिएट कर सकती है, आपके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर सकती है, आंदोलन कर सकती है, तो इससे आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा हैम्पर होगा। और मोनोटनी एंड बोर्डम, आप सिंस क्या होता है, जैसे ह्यूमन बींग से काम करा रहे हैं, तो आप ह्यूमन बींग से बात कर लिए, अपना मन का बात कर लिए, इमोशनल बॉन्डिंग कर लिए, आप भी मोटिवेट हुए, इंटरेक्ट कर लिए। लेकिन मशीन से आप क्या ही बात करोगे यार, अगर आप मशीन से बात करने लगे तो आपको सब पागल बोलने लग जाएंगे, राइट। कौन करता है मशीन से बात है, बताइए। कोई करता है क्या मशीन से बात, नहीं करता है ना। खाली वो मैंने देखा था, कोई मिल गया मूवी में, ऋतिक रोशन वो बात करता था वो एलियन लुक से, तो मशीन के, तो ये सब बोलने की बात है, मशीन से कोई नहीं बात करता। यू नीड ह्यूमन बींग्स टू टॉक, राइट। तो दैट इज़ द रीज़न, अगर आप खाली ऑटोमेशन से काम करें तो इट रिक्वायर्स लाइक आपका ना काम जो है ना बहुत ज़्यादा मोनोटोनस और बहुत ज़्यादा बोर्डम वाला हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने रिवाइज कर लिया ये टॉपिक, बार फटाफट देख लेते क्या पढ़ा। पहले मैंने आपको मैकेनाइजेशन का मतलब बताया, फिर मैंने आपको क्या बताया, ऑटोमेशन का मतलब बताया, फिर मैंने आपको बताया बेसिस ऑफ डिफरेंस दोनों का, फिर मैंने इवोल्यूशन समझाया कि मैकेनाइजेशन पहले हुआ, फिर धीरे धीरे ऑटोमेशन हुआ, फिर धीरे धीरे क्या हो गया, फुली फोल्ड ड्रिवन सिस्टम हो गया, पूरा सेल्फ कंट्रोल वाला सिस्टम हो गया। मैकेनाइजेशन का मैंने आपको एडवांटेजेस बताया कि क्या क्या एडवांटेज होता है, जिसमें आपका कॉस्ट कम लगता है, एक्यूरेट होता है, एफिशिएंसी हाई रहता है, आपका काम में स्टैंडर्डाइजेशन होता है, आपका कंट्रोल इफेक्टिव होता है, और आपका वर्क का क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। डीमेरिट्स क्या है, अगर आपका बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लग जाता है, वेस्ट होता है रिसोर्सेज, रिट्रेंचमेंट प्रॉब्लम होता है, आपका मशीन स्क्रैप हो जाता है, का पावर नहीं रहता तो आप काम नहीं कर पाते, और आपका अर्जेंट वर्क को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है ये। मेरिट्स क्या है ऑटोमेशन का, आपका प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई रहता है, क्वालिटी ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, आपका कॉस्ट कम लगता है, जॉब सेटिस्फैक्शन रहता है, और आपका कंट्रोल बहुत ज़्यादा रहता है। इसमें डीमेरिट्स क्या है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लगता है, मेंटेनेंस कॉस्ट लगता है, क्योंकि आपको रेगुलर बेसिस पे मेंटेन करना पड़ता है, यूनियंस वगैरह के खड़े हो जाते हैं आपके अगेंस्ट आके, क्योंकि आप लेबर फोर्स को कम करें तो वो लोग क्या करेंगे, उनका पेट कैसे भरेगा। मोनोटनी और बोर्डिंग मैंने आपको बताया ना, आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो एनर्जी नहीं रहता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स ह्यूमन बीइंग्स आर देयर टू क्रिएट एनर्जी, राइट। बात करना, मोटिवेट करना, खुशी होना, हैप्पीनेस, अब मशीन के साथ, मशीन को तो ये सब चीज़ समझ ही नहीं आती यार, इमोशन बॉन्डिंग्स, तो ये एक बोर्डम वाला माहौल क्रिएट कर देता है आपको ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। क्लियर हुआ। तो देखिए आपने देखा फ्रेंड्स, विद इन 10 मिनट्स हम लोगों ने ये पूरा का पूरा टॉपिक रिवाइज कर लिया। तो इस वीडियो का आप कम से कम 2 से 3 बार देख लीजिएगा, आपको सारे के सारे पॉइंट्स रिकॉल हो जाएंगे, और इससे रिलेटेड नोट्स मैं आपको सेंड कर दूंगा। आई होप आपको आज का क्लास बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।